शामिल हैं कि हमने पढ़ाई की, और पढ़ाई की तो एक नौकरी पाने के उद्देश्य से पढ़ाई की और नौकरी भी पा लिया, लेकिन हमारी जो है खुद की पढ़ने की आदत नहीं हुई। हम बच्चों को तो पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी खुद की आदत नहीं हुई पढ़ने की। और सबसे बड़ी बात है, तो पढ़ने की आदत को हम एक बार किनारे भी कर दें तो हम ये देखें कि हमारे मतलब जो और सहयोगी हैं, जो अलग अलग पेशों से जुड़े हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने पेशे को और बढ़िया करने के लिए, अपने विकास के लिए वो कुछ पढ़ते लिखते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे शिक्षक साथियों में कुछ इस तरह की बातचीत का और पढ़ने लिखने का अभाव है। तो हम सब भी यहाँ कुछ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम कुछ शिक्षक साथी यहाँ एक साथ बैठे, कुछ पढ़ें, उस पर कुछ बातचीत करें, जिससे कि हम भी अपने को और बेहतर कर पाएं। हमने ऐसे साथी हैं जो शिक्षक साथी, जो हम देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। खटीमा से निर्मल न्योलिया है, महेश पुनेठा है, केवलानंद कांडपाल हैं। ये कुछ ऐसे और कई ऐसे साथी हैं कि जो हमारे ही बीच के हैं, और कुछ दिनेश कर्नाटक हैं जिनके उससे शैक्षिक दखल पत्रिका भी निकलती है। तो कई हमारे ऐसे साथी हैं कि जो इस तरह की इकट्ठे होते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, एक अपनी साझा समझ बनाते हैं उस पर, और फिर उसको अपने व्यवहार रूप में लाके अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, जिससे उनके बच्चों में भी वो झलक देखने को मिलती है। दीवार पत्रिका का हमने बहुत नाम सुना है कि दीवार पत्रिका किस तरह से क्या है। महेश पुनेठा जी का तो दीवार पत्रिका के मामले में मैं स्कूल का नाम भूल रही हूँ, नानक मता में भी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ तो इस तरह से मतलब कि कुछ काम किए गए हैं। तो हम लोगों के भी यहाँ बैठने का उद्देश्य यही है कि हम जो है कुछ इस तरह की बातचीत करेंगे और अपने को हम और बेहतर कर पाएंगे, और फिर अपने व्यवहार में, अपने विद्यालय में, अपने क्लासरूम तक ले जाएंगे उसको। तो ये हमारे यहाँ बैठने का उद्देश्य है। और जब हम पढ़ेंगे तो खुद भी हमारी पढ़ने की आदत बनेगी। हम बच्चों में, आजकल हमारे स्कूल में पुस्तकालय बने हुए हैं, बच्चों में पढ़ने की संस्कृति का विकास, लेकिन उस संस्कृति का विकास हमको पहले अपने में करना होगा। तो उस पढ़ने के साथ ही कुछ बातचीत भी करेंगे, और उस बातचीत पर अपनी एक सैद्धांतिक समझ बना रहे होंगे कि जिससे कि हम उसको अपने बच्चों तक और ले जाएंगे। आप खटीमा ब्लॉक में कार्यरत हैं, आप विद्यालय में, सर कौन सा विद्यालय आपका? हल्दी पचपेड़ा। आप वहाँ पर प्रधानाध्यापक होने के साथ साथ आपके बच्चों के बहुत सारे बहुत सारा मतलब बच्चों को बहुत काम कर रहे हैं लाइब्रेरी, विशेषकर लाइब्रेरी पे। तो सर का बहुत अच्छा अनुभव है, और कई राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार सर ने अटेंड भी किए हैं और जाते रहते हैं, और हमें भी थोड़ा सा उनके साथ रहने का थोड़ा बहुत अनुभव ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सर का जो बच्चों के प्रति मतलब बच्चा क्या करता है इसका विशेष उनको मतलब इतना लंबा अनुभव हो गया है कि भाई बच्चे को कैसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ना है, ये सब इसमें बहुत महारत हासिल है। संगीता मैडम है, आप पंडरी से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन फिर भी बच्चों के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम सेवा में रहते हुए जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम बच रहे हैं, मतलब हम सब लोग शामिल हैं उसमें, तो लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद भी मतलब ऐसी आपके अंदर लगन है जो हमारे सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। कमला भंडारी मैडम है, अभी तक आप हमारे साथ प्राइमरी में कार्य करती है, इस वर्ष आपका प्रमोशन हुआ है और जूनियर में है, लेकिन बच्चों पे बहुत काम करती हैं और आप झनकट में कार्यरत हैं। दया सागर जी हैं, हमारे मित्र हैं और हमारे बीच के इस स्टार्टिंग ब्लॉक में कार्यरत है। खुनसरा एक जगह है, वहाँ पे कार्यरत हैं। आपकी श्रीमती जी, बहन के नाम नहीं पता, लता तिवारी। आप वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन एजुकेशन में काम कर रही हैं। रुद्रपुर में कौन सा स्कूल? GD गोयनका में कार्य कर रही हैं। तो सर ने बोला कि मैं उनको ला सकता हूँ, मैंने कहा तुम्हारा सौभाग्य भी देखिए और अच्छी बात है। तो आप मोहित गिरी जी, आप स्टार्टिंग फर्स्ट में कार्यरत हैं और BL के हैं और जवान कार्यकर टीचर हैं, तो उसके बैकग्राउंड सभी जगह आपकी उपस्थिति रहती है। सर आप पंडरी में पिंडारी में क्या सुना हो सर?
हाँ, आज मेरा आपसे पहली बार परिचय हो रहा है। अभिनव सिंह ना, चलिए मेरे को याद रहेगा वैसे। अभिनव जी हैं, अभी म्यूचुअल करा के। हाँ म्यूचुअल करा के। सामने बैठे हैं भाई साहब हीरा सिंह जी हैं, और आप यही रतन फार्म में, हमारी जो CRC है रतन फार्म सिसोना न्याय पंचायत, उसी में कार्यरत है। आपका स्कूल बिल्कुल रोड में है, एकदम ऑन रोड स्कूल है, तो आपका अधिकारियों से खूब पाला पड़ता है। तो वो वास्तव में है भी हीरा ये नाम के अनुरूप काम करते हैं सर को, मतलब हर चीज में मतलब ये पारंगत है, गाना बजाना, ये वो, पढ़ाना लिखाना, और जो प्रशिक्षण होते हैं उनमें भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। श्रीमान अजय किला जी हैं, आप भरौनी में कार्यरत हैं और मेरे पुराने मित्र हैं। सितारगंज में जब हम नए नए आए थे तो आप भी इसके बाद आए, तो आजकल भरौनी सितारगंज ब्लॉक में भी ले रहे हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं। और आपका जो है आप भी ऑलराउंडर आदमी हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। अपना स्कूल भी हमने बहुत मतलब अच्छा बनाया है। तो श्रीमान रामजनी चौहान जी हैं, ये तो हमारे सुबह शाम के साथी हैं, तो दिन में 2-4 बार बातचीत होती है। और आपका भी विद्यालय अगर सितारगंज में देखा जाए ना कि विद्यालय देखने वाले, विद्यालय में संसाधन कैसे जुटाते हैं, तो उसमें सर को बड़ी महारत हासिल है। लगता है कि मतलब लगता नहीं कि सरकारी स्कूल है, मतलब इतना जबरदस्त बना कर सकते हैं। अच्छा, श्रीमान सुमंत विश्वास जी हैं, हमारे मित्र हैं, यहीं पर आप श्रीराम इंटरनेशनल करके विद्यालय चलाते हैं अपना, और हमारे मित्र हैं। और मैं तो मेरे से आपका परिचय है, मैं दिनेश तिवारी, मैं तिलियापुर में हूँ, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी कुछ है। हर्षित शर्मा जी हैं, गुरुग्राम है यहाँ पर एक, वहाँ पे कार्यरत हैं। और आप भी जो है अभी भी परिचय हुआ, मतलब ये सर पिछले साल आया 2024 में आया है, तो सर भी जी कर रहे हैं। और आरती मैम है, आरती मैम तो काफ़ी सालों से हैं यहाँ पे ना मैम, 2005 बैच 9 का बैच है। आप भक्ति नगर में कार्यरत हैं, भक्ति नगर एक वहाँ पे कार्यरत हैं। आपका भी जो है बहुत शांत स्वभाव के अगर 3-4 लोग ढूंढेंगे तो आरती दीपा तिवारी मैडम को आप देख ही रहे होंगे, ये जो है ये भी काम कर रही हैं, लेकिन अभी उतना बढ़िया नहीं कर रही हैं। ये तो आपने बिल्कुल उलट दिया, इसका मतलब आप ज्यादा मैडम का आप देवनगर में कार्यरत हैं, और आप, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मैडम के स्कूल का एकेडमिक ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची खुद वहाँ भेज रखी थी कि मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए आप देवनगर में आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, और संसाधन लाइब्रेरी भी बढ़िया है। तो आप सभी शिक्षक साथियों का यहाँ पर स्वागत है। ये पुस्तकालय के संदर्भ में जो विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आशा है आज हम उसमें सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं हमारी नजरों में ऊर्जावान है, मेहनती है, इसीलिए यहाँ पर है, अदरवाइज नहीं होते है ना। करने के लिए तो धर्मपाल गंगवार सर हैं, आप प्रधानाध्यापक भी हैं, और आप पुस्तकालय में बहुत काम कर चुके हैं सर राष्ट्रीय स्तर पर भी सर ने जो है सेमिनार्स में अपना प्रतिभागिता दी है, और इनके बहुत सारे लेख भी छपते आए हैं, और बच्चों के भी इनके लेख छपते आए हैं। तो बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा है पुस्तकालय के, अनुभव भी बहुत अच्छे हैं, और उनका कार्य भी बहुत बढ़िया है, सराहनीय है, मतलब हर तरह से। अब धीरे धीरे आप सुन रहे होंगे जो हमारी वो होती है पुस्तकालय से रिलेटेड, उसमें सर के काम को शो किया जाता है, स्कूल को भी शो किया जाता है। अभी जो राज्य स्तर पे प्रतियोगिताएं हुई थी पुस्तकालय की, तो सर उसमें एक थे, सर को याद होगा आप लोगों को, तो धर्मपाल गंगवार सर का जो नाम चल रहा था आप ही थे। तो यहाँ पर हम उस पर सही दिशा में हम कार्य कर सके, इसके लिए हमने सर को यहाँ पे आमंत्रित किया है। सर का भी हमें मार्गदर्शन इसमें मिलेगा। और हमारा अगले चर्चा के अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इसमें है कि अब आप सबसे एक मैं यहाँ पे बात रखने जा रही हूँ। 1 मिनट सर, मैम सर को ना क्रियाशील पुस्तकालय के लिए अवार्ड भी मिला है, हाँ राज्य जीवन, और सर लाइब्रेरी पर कोर्स भी कर चुके हैं, अवार्ड भी ले चुके हैं, मतलब सर बहुत आगे जा चुके हैं इस कार्य में। तो इसलिए हमने आज सोचा कि सर के साथ ही हम इस मीटिंग का शुरुआत करें। ठीक, तो आज हमारा जो पहला चर्चा का प्रश्न ये रहेगा कि क्या आपने पाठ्य पुस्तकों जो विद्यालय में आप पढ़ाते हो, उन पाठ्य पुस्तकों की सिलेबस की जो बुक्स है उसके इतर क्या कभी आपने कोई पुस्तकें पढ़ी है? इस पे हमारा चर्चा चलेगी। और इन किताबों ने आपके जीवन में, आप विद्यार्थी जीवन में भी जा सकते हैं, अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अभी सेवा काल में, या विद्यार्थी जीवन में इन किताबों से क्या कोई बदलाव आया था? तो
तो 2 मिनट आप लोगों को आंखें बंद करके वो सोचने होंगे, वो पल वो समय सोचना होगा, और अगर ऐसा कुछ था तो वो विचार हम सब साथियों के साथ आप सभी को साझा करने होंगे। उसमें ऐसी क्या बात थी कि वो बात आज तक हमें याद है। बहुत सारी चीजें होती है लेकिन कुछ चीजें रह जाती है, तो किताबों के संदर्भ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी आपको याद है और क्यों याद है, और आपके जीवन में उससे क्या बदलाव आया है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखने हैं। तो मैं यहाँ से 2 मिनट का समय लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। जितने भी अगल बगल के बच्चे रहते थे उनके लिए बहुत सारी किताब लेके आते थे। गीता प्रेस से भी वीर बालक, वीर बालिकाएं और नंदन चंपक। जब थोड़ा सा हम लोग बड़े हुए तो ये जैसे सरिता हो गया, मनोरमा हो गया, मनोहर कहानियाँ, ये सब मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट था, वो सब पढ़ते थे। फिर बाद में जब और बड़े हो गए तो फिर वही जो मनोज पॉकेट बुक्स का जो किताब आता था वो पढ़ते थे। मैम आपको क्यों याद है ये पल? इंटरेस्ट रहता था ना, जैसे पापा भी प्रोत्साहन देते थे। जैसे उसमें कुछ एक आता था व्यंजन विशेषांक, तो उनको खाने पीने में बहुत रुचि थी। तो वो उस समय ये यूट्यूब तो था नहीं हमारे समय में, तो वो लाते थे, उसमें क्या तुम लोग लिस्ट बना कर दो, इसमें क्या क्या है सामान, तो सिखाने के लिए तो वो सब हम लोग करते थे। इसलिए इंटरेस्ट बढ़ता गया। वो प्रोत्साहन भी बहुत ज़्यादा देते थे, और ऐसा नहीं कि केवल अपने बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों के लिए भी लाते थे। तो मैं इससे आपकी लाइफ में क्या क्या इसमें बदलाव आया? रुचि बढ़ी। फायदा हुआ इन किताबों को रुचि पढ़ने से? बढ़ी, हाँ। हीरा सर आपसे शुरुआत करें। कर दीजिए। बड़े रहिए सर, आराम से बैठिए करिए। सभी को नमस्कार। मैं हीरा सिंह मोहन नंबर 2 मेरा विद्यालय। और बचपन में जो ऐसा था, जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तब हमें पढ़ने की बहुत इंटरेस्ट होता था। कोई भी किताब कहीं से मिले तो हम क्या करते थे, कहीं पर जो गाँव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है वहाँ से लव कुश वाली किताबें प्रिंट भी बहुत अच्छे होते थे, वो पढ़ते। वो सब हमें कहानी याद है, इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में था। और उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े हमें सिलेक्शन मेरा वैसे किताबों का कंपटीशन वाली किताबों का ज़्यादा है, और पत्रिकाओं का बहुत है मेरे पास खुद में घर में एक लाइब्रेरी है। यहाँ नहीं, यहाँ भी अब एक बॉक्स भर गया है जो भी किताब मुझे सब्जेक्ट की हो, क्योंकि मैं बुक्स पे मेरे, लेकिन हमारे बच्चे बुक्स पे उतना फोकस नहीं कर रहे। हम तो बुक्स पे करते हैं, भी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी बुक्स मेरे पास पढ़ी हैं। और उसके इधर मैंने शिव खेड़ा की किताबें पढ़ी हैं, और जीत आपके वाला जो मोटिवेशनल हैं कि हमें। और मेरे बच्चे ने भी एक किताब परसों मंगाया ऑनलाइन, तो वो इंग्लिश वर्जन लिया है। हम तो अब समझ नहीं पा रहे वर्जन वाली किताब है, पावरफुल वाला कुछ बुक्स थे। मैंने कहा चलो उसका ध्यान जा तो रहा है कम से कम। लेकिन मेरा जो ये लक्ष्य था कि मैं पढ़ते रहूं, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। पहले हमने घर में बहुत सारी बुक्स कलेक्शन है, मधुशाला मेरे पास, जो भी सुन लेता था मैं, पैसे नहीं भी होते कहीं से करके, और घर के पैसों में मैंने रोजगार पत्रिका पढ़ना और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सब मेरा 2015 तक रहा है, पूरा पढ़ते आ रहा हूँ। लेकिन जब से जॉब में तब से टाइम निकालना बहुत टिपिकल हो रहा है। किताब तो खरीदी लेकिन उसको खोल नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहा। रियल बता रहा हूँ कि जब से जॉब में आए तब से मैं पत्रिकाएं कम पढ़ पा रहा हूँ। या तो काम का वर्डन ही इतना हो गया यहाँ आके जॉब में सब काम करने वाला, उस वजह से फिर भी थोड़ा थोड़ा जो अब हमें किताबें भी उतनी अवेलेबल नहीं। सितारगंज में, बाहर हल्द्वानी, यहाँ तो हम कहीं भी जाते थे पहले बुक्स ही ले लेते, बुक्स की दुकान में नजर जाती थी मेरी। मैं रियल अपनी बात बता रहा हूँ। थल भी जाओ, मेले भी गए तो बुक्स लेके आया था मेले में से। लोग अपना खाने की चीज लाते हैं, पैसे जमा करके जो मैं बुक्स ही खरीदता था। इतना इंटरेस्ट मेरा रीडिंग में था, और मेरा स्किल बचपन से पढ़ाई का था। जब 2 में पढ़ा मुझे हिंदी फ्लुएंट आती थी, चाहे मैंने कब सीखा ये भी मुझे पता नहीं। पढ़ने में इंटरेस्ट था, बुक्स आई पढ़ी, जो नहीं पढ़ पाते उनको भी हम समझाते थे। और पत्रिका मैंने बहुत अच्छी मोटिवेशन सभी मेरे पास हैं, और घर पे हैं या कहीं न कहीं रखे हुए हैं। और एजुकेशनल बुक्स भी मेरे पास पूरे मिलेंगे आपको, 6 से लेकर BSc तक जो भी रखे पड़े हैं। एक बार मेरे भाई ने तो एक बॉक्स के बराबर किताबें बेच दी, मैं घर में नहीं था, कबाड़ी। दोबारा वही बुक खरीद के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ उन्हें बेच देना। उन्होंने कहा जब हमने घर बनाया अपना शिफ्ट किया, तो मैं वहां नहीं, मैं जॉब कर रहा था भीमताल में, वहां भी मैं कंपटीशन वाली किताबें खरीदता था। मैथ में चाहे अग्रवाल के लोग कितने वर्जन मिलेंगे मेरे पास मैथ के ही, ऐसे ही साइंस के भी।
और ऐसी पत्रिकाओं में हर पत्रिका मेरी छूटी, प्रतियोगिता दर्पण तो मेरे को ऐसा लग रहा था बेचू ना, क्योंकि हम हमेशा पढ़ता था ना, वो हर ही मेरे पास अपडेट मिलेंगी, लेकिन उसमें पढ़ता था आगे की लेख पीछे की जो अच्छी थी, और उसमें जो क्वेश्चन में वो भी पढ़ता था। ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड पहले था, लेकिन अब प्रतियोगिता दौड़ यहाँ भी मुझे मिली नहीं। एक दो बार मैंने मंगाया, इस कारण बाहर से लाके 10 रुपया महंगा देते थे 16 में। उसके बाद धीरे धीरे मेरा छूटना शुरू हो गया, जब मुझे टाइम ना मिला तभी छूटे मेरी पढ़ाई, नहीं तो कंटिन्यू पढ़ता आ रहा था। लेकिन आज यहाँ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी मौका मिल रहा है कि और एक बार अपने मोबाइल से हटके मैं जो है रीडिंग में अपनी बुकों की तरफ जाऊँ, क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट का फील्ड था। थैंक यू सर। तो सर आपको क्या लगता है कि आपकी इस पढ़ने की आदत ने आपकी लाइफ में कोई चेंज लाया या कोई चेंज? तो मैं मुझे और बड़ा चेंज चाहिए था जहाँ वो अब हमें जो है अब यही सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और वैसे तो मैं IAS PCS की तैयारी अभी तक देते आ रहा था, क्योंकि मैंने पिछले बार जब तक मेरे 42 डेट ऑफ बर्थ थी एज मेरी, तब तो मैंने GS कॉन्वेंट में यहाँ मेरा सेंटर पड़ा था PCS का, 1-2 नंबर से रुकता था। PCS या इसमें पढ़ने की इंटरेस्ट था, उसमें आगे बढ़े कि हाँ किताबें से हम आगे बढ़ सकते सर, और वही हमें ज्ञान दे सकते हैं और हम उससे कहीं भी आगे पहुंच सकते हैं। वैसे अभी रुकेगा नहीं है, अभी भी हम मोटिवेशनल वाली बुक्स पढ़ते रहते हैं और अच्छी पत्रिका को रख लेता हूँ मैं कहीं भी मिले। धन्यवाद सर। अब क्यूरा सर से निवेदन है सर, प्लीज आप भी अपने अनुभव साझा करें। नहीं, मेरे लिए वास्तव में एक नया अनुभव है। शायद मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जहाँ कॉमिक्स के टाइम से चंपक नंदन, चाचा चौधरी, उस समय से लेकर के आज इंटरनेट की भागम भाग दौड़ में दोनों दौर हमने देखे हैं। तो पढ़ाई से तो लगभग किताबों से तो लगभग पीछा बहुत दूर तक छूट गया है, कोसों दूर छूट गया है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी लेके आया हूँ कि ताकि रीडिंग पे ज्यादा मैं भी ध्यान दे सकूं, और उनको भी मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि वो रीडिंग की तरफ वो भी बढ़े। लास्ट बुक मैंने खरीदी थी 5-6 साल पहले, 7 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ऑनलाइन ही खरीदी थी। पढ़ने से जब हम पढ़ते थे, अब देखा हम सभी लोग उसमें जब कॉमिक्स पढ़ते थे तो उसमें रीडिंग स्किल तो डेवलप हुई है कि रीडिंग स्किल और शब्दकोश और बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं। बीच में जब कोरोना काल था मैंने देखा उस समय बाहर जाना आना बंद था, तो घर में भी बहुत धार्मिक सीरियल और वो चलते थे, तो मेरे बच्चों की भी वो शब्दावली बदल गई थी पूरी की पूरी। तो मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ कि रीडिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़े। और सही कहूँ तो आजकल हम बिना काम, जो हमारा काम तो इंटरनेट के बिना चलता ही नहीं है। आजकल सारी डाक ऑनलाइन और सारी चीज़ें ऑनलाइन है। हमने उसको अपडेट करने के साथ साथ आप यहाँ भी अपडेट होते रहे तो फिर रीडिंग हमारी पूरी छूट सी गई है। नहीं मैं कहूँगा तो सर जो ये आपकी हैबिट थी ना पढ़ने की, हाँ पहले हैबिट थी जब तक ये मोबाइल वाली सब चीजें चलन में नहीं थी तब तक और कोई साधन थे नहीं ऐसे कि आप क्या करेंगे। उसके बाद कहानी की मतलब पढ़ाई की बुक उतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहानी की किताबों की तरफ जाते थे या और किताबों की तरफ जाते थे। जैसे जीत आपने बताया, जीत आपकी उसमें बहुत बढ़िया मोटिवेशनल कहानी मुझे आज भी याद है, कई जगह पर मैं कहानी सुनाता भी हूँ। तो वो सबसे वो मेरी बहुत इंस्पायरिंग बुक थी मेरे लिए भी, शिव खेड़ा की जो बुक थी। और उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ वो बनाई में, लेकिन वो पूरी पढ़ नहीं पाया मैं उस किताब को, क्योंकि एक तो समय भी हमारे पास ऐसा है नहीं। फिर समय के साथ साथ फिर मोबाइल आदत गलत हो गई ना कि मोबाइल में ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है। उससे तो क्या इंस्टेंट खबर भी मिलती जा रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तुरंत जैसे परसों अजीत पवार एक्सपायर हो गए, मतलब जो सब चीजें एकदम अपडेट आदमी चल रहा है। अखबार में कल आएगी वो खबर, आज आपको तुरंत अभी जैसे घटना घटी आपको विदिन 1 मिनट आपको सारी खबरें मिलती जा रही है मोबाइल में। तो आपको लगता है कि यार किताबों से ज्यादा अपडेट आप इसमें चल रहे हैं। अब मेरे वहाँ अखबार पहुंचता है 7 बजे पहुंचता है, मैं तब तक वो 5 बजे वो अखबार में ई पेपर में पढ़ चुका हूँ। तो वो अब आदत वही हो गई कि अब धीरे धीरे वो सब चीजें ना टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। और फिर आजकल आप देखिए ना विभाग के सारे काम मोबाइल में ही होने हैं और सारी चीजें तो ऑनलाइन हो गई हैं, अटेंडेंस से लेकर के हर चीज है वो ऑनलाइन हो गई है। तो आप चाहते हुए भी ना उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जुड़ने के लिए। और
और बच्चों के साथ काम करता हूँ मैं, बच्चों के साथ वो बच्चों के स्तर की बात हो गई, जैसे बरखा सीरीज काम करना है, बच्चों पे काम करना है, वहां पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ। कि जैसे हमने पहले कहानी पढ़ाई खाली पढ़ने को देते थे, फिर हम कहानी पर हमने क्या करा कि जैसे कहानी को पढ़ने लग गए, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि जैसे रोटेशन में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमने एक एक कहानी पढ़ बच्चे को दी, बच्चे से कहा इस पर 10 प्रश्न बनाओ और उसको आगे वाले 10 प्रश्न और उस कहानी को आगे बढ़ा दो, फिर वो कहानी पढ़ेगा, उस 10 प्रश्न के उत्तर देगा। ऐसे करके हमने मतलब धीरे धीरे इसमें हमने चेंजेस करे। अब क्या कर रहे हैं, अब आजकल हमारा एक नया पैटर्न चल रहा है कि कहानी पढ़ो और उस कहानी को तोड़ मरोड़ करके अपनी उसमें बनाओ। तो बच्चे जैसे चाय बना रहा था, चाय बनाई तो उसकी जगह कॉफी बनाई, ये इस तरीके मतलब उसको पूरा बुआ आई थी तो नानी मामा आए नानी है, इस तरीके का उसको करके उस तरीके से परिवर्तन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक पार्ट ऑफ जॉब है कि हाँ वहाँ हमें काम करना है, तो उस क्षेत्र में उतना काम हम कर रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर भी मैं किताबों में उतना काम नहीं कर पाता हूँ, बल्कि हर बार सोचता हूँ कि एक शुरुआत करूँगा, इनके साथ करूँगा, जैसे कहीं उसमें होते हैं तो फिर वो चीज़ें फिर पीछे छूट जाती हैं, जहाँ से बाहर निकलते हैं तो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। ये सब चीज़ें। धन्यवाद सर। अब मेरा सर के बाद राम ये जन्म। एक मिनट दीवाना, ये अभी जब ये कुछ साथी अपने बात रखे हैं तो मेरे ध्यान में आया, उस समय मैं रखना भूल गई थी, निकल गया था दिमाग से। तो जैसे हमने उद्देश्य बताया किया, तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है, ये दीपा मैम ने सृजन समूह का नाम लिया था, तो ये हमारा जिले स्तर पर है और आज इस ग्रुप को सृजन को राज्य के हमारे पूरे देश में जानते हैं। यहाँ की नीता तक में सर गए थे, वहाँ भी इस ग्रुप की चर्चा है, पूरा मतलब देश तक में, कई राज्यों के साथ देश में भी इसकी चर्चा है। तो जिस तरह से ये हमारा जिले स्तर पर एक समूह है, उसी तरह से ब्लॉक स्तर पर भी हम हमारा एक उद्देश्य है कि हमें कुछ पढ़ने लिखने वाले साथियों को हम इकट्ठे कर पाएँ, उनको तैयार कर पाएँ। तो इससे मतलब कि हमारा एक समूह भी बढ़ेगा, हमारे साथी भी इसमें जुड़ेंगे। जो आप लोग पढ़ते हैं किताबों को, उसके अलावा अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो उसके बारे में बात करनी है या कभी पढ़े होंगे, तो उसके बाद इन्होंने प्रश्न किया कुछ, वो प्रश्न में फिर मेरा दिमाग दूसरे तरफ लग गया जब इन्होंने ये कहा कि आपने जो किताबें कोर्स की हैं उसके अतिरिक्त, तो मेरा एकदम से कोर्स पे ही चला गया पहले, उनकी बात फिर वहीं से कट गई। ये क्या प्रश्न किया मैं भूल गया। मैं अब दिमाग में मेरे ये घूमने लगा कि किताब तो हमने अपने कोर्स की नहीं पढ़ी, तो दूर की बात है, हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं तो विज्ञान का और गणित पढ़ाता हूँ, तो मुझे यही याद नहीं है कि विज्ञान और गणित की पूरी किताबें मैंने कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अपने जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, दूसरी किताबें तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये सोचने लगा कि हम तो जो हमें करना चाहिए हम तो वही नहीं कर रहे हैं, किताबें दूसरी तो दूर की बातें हैं। तो अब मैं तो समझता हूँ कि मेरे जैसे बाकी टीचर भी इसमें होंगे कि जो अगर प्राथमिक के टीचर है तो वे प्राथमिक की सारी किताबें उन्होंने कभी पढ़ी है, या हमारे जो साथी हैं कभी इसमें कोई टीचर ऐसा है जो अपने विद्यालय में जितनी किताबें हैं बच्चों की सारी किताब पढ़ डाली हैं। तो मेरे समझ से गिने चुने 2-4 लोग ही होंगे इसमें, जैसे सर लोग हैं ये किताबें पढ़ने की आदत डाल चुके हैं, ये तो पढ़ते होंगे, लेकिन बाकी लोग तो मेरे जैसे ही होंगे। हम भी जाते हैं क्लास में और पढ़ाना शुरू कर देते हैं अपना, और जो पूरा जी की कथा है कि मोबाइल और इंटरनेट और सारी डाकें, तो उसमें समझना ही है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा मानना यह है कि मानना ही रह गया है, जब कर नहीं पा रहा हूँ तो यही कहूँगा मैं कि मोबाइल कहिए चाहे टीवी कहिए चाहे बहाने कहिए, पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, और जब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो फिर पढ़ाएंगे क्या बच्चों को। मेरा मतलब है पढ़ाना सिखाना, पढ़ने की आदत डालना। तो जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे से हम कैसे कह देंगे कि तुम पढ़ लो। और मैंने ये करके देखा भी है, अभी उस दिन ट्रेनिंग से आया था ना सर, मैंने कोशिश किया बच्चों के साथ करने की, लेकिन फिर वही व्यवधान आ गया, ट्रेनिंग में चला गया, इधर 3 दिन की ट्रेनिंग में, फिर वो रूटीन ही बिगड़ गया। और वहां से आने के बाद मैंने तो कोई किताब पढ़ नहीं पाई। तो बच्चों से हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो पढ़ लेंगे। तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि चाहे जैसे हो, चाहे मोबाइल छोड़ना पड़े चाहे टीवी छोड़ना पड़े, पढ़िए, एक आध किताब पढ़ने की आदत डालिए। जब हम खुद पढ़ेंगे तभी
नैतिक दृष्टि से बच्चों को कह लेंगे कि हाँ पढ़ना चाहिए, किताब पढ़नी अच्छी बात है और आदत डालनी चाहिए। और जहाँ तक ये इंटरनेट और मोबाइल की बात है, जिया जा सकता है इसके बिना, ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कल टीवी पर मैंने एक प्रोग्राम देखा था, मध्य प्रदेश का कोई गांव था, उसमें 17 घर ऐसे हैं जो आज के इस युग में भी जानबूझ के, उसमें वो एक इंग्लैंड का कोई डॉक्टर है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, लाखों की सैलरी छोड़ के आया है और उसकी वो परियोजना है, उसने करीब 17 या 20 एकड़ जमीन खरीदी है और उस पर अपने जैसे लोगों को घर खुद बनवाया है, बसाया है वहाँ पे। उसमें आज से 50-30-40 साल पहले, जिस जमाने में इंटरनेट नहीं होते थे, पक्के मकान नहीं होते थे, सेम टू सेम वैसा ही उसने डेवलप किया है। मोबाइल उस गांव में है ही नहीं, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, खाद पानी सड़कें तक नहीं है, बिजली तक नहीं है। उसने कहा हमें उसी जीवन में जीना है, हमें वही अच्छा लगता है। तो वो गाय और पशुपालन किए हैं और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जी रहे हैं और बेहतर जी रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। और उसमें से जितने लोग हैं उसमें सब अपने बेहतर दुनिया को, आधुनिक दुनिया को छोड़ के ही आए हैं उसमें, और उसमें बच्चे भी हैं। और उसमें मैंने देखा कि पहनावा भी उनका वही पुराने वाला ही है। सब बच्चे धोती कुर्ता और ये सब वही पहने हैं, वही पैंट शर्ट में दिखाई दिए। प्रोग्राम अभी परसों ही देखा मैंने, टीवी पर आ रहा था। तो ये विराजी हो सकता है, कुछ कहें तो कर सकते हैं। प्रचार भी वो इंटरनेट पे ही कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है। वो जो संवाददाता था वो गया, उन चीज को दिखाया, उनका कोई सवाल नहीं। जो लोग अपने लिए सड़क नहीं बनाने दे रहे हैं वो प्रचार करेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। मोबाइल कोई और संवाददाता बाहरी दुनिया के लोग हैं, वो दिखाने गए हैं कि ये ऐसा भी है। तो हमारे लिए तो बड़ी छोटी चीज है कि मोबाइल को 2 घंटा 4 घंटा। अभी मैं जब फोन किए, एक चीज हमने सीखा कि हर लोग किसी ना किसी चीज से दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छा मानते हैं। अगर कोई बंदा बुक के साथ प्यार करना शुरू कर दे, बुक को अच्छा मानना शुरू कर दे, तो इससे बेहतरीन चीज कोई हो ही नहीं सकती। उसके बाद 12th करने के बाद जैसे तैसे घूमते फिरते चले गए इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए, हम तो है प्राइमरी के बच्चे, सरकारी टीचर मतलब सरकारी बच्चे कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं, वहाँ सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। अब उनको क्या पढ़ाए, वो भी पढ़ाना है 11th और 12th वालों को, जो ऑलरेडी अंग्रेज हैं, जो सब कुछ जानते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही पढ़ाना है। अब भाई पढ़ाने जाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद हमने वहां शुरू किया पढ़ना, एक एक शब्द की मीनिंग, एक एक शब्द, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सब कुछ। अजय कुरिया सर बैठे हैं, ये हमको चिढ़ाते थे। जैसे मुझे क्लास में जाना होता था पढ़ाने के लिए, उससे पहले मैं अच्छे से पढ़ाई करके जाता था और मैं बुक देख के कभी नहीं पढ़ा पाया। मैं हमेशा बुक बंद करके ही पढ़ाता था। जो कुछ पढ़ाना मुझे 30-35 मिनट पीरियड में जो कुछ पढ़ाना है सब मुझे जब एकदम पक्का कॉन्फिडेंस हो, हाँ मैं अब पढ़ा सकता हूँ, तब मैं पढ़ाता था। और जब मुझे लगता था कि मैं आज नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है, तो सर कहते थे चलो फील्ड में, यानी मैं बच्चों को कहता था चलो फील्ड में, यानी अब गेम खेलेंगे। अब बच्चों को थोड़ी ना पता है कि आज सर की तैयारी नहीं है, तो सर मुझसे कहते थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे बाहर हो गए तो तुरंत कहते थे दूसरी टीचर से चलो फील्ड में। फिर उससे इतना अच्छा असर हुआ, व्यक्ति की पहचान जिसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व। अगर कोई बंदा बुक पढ़ा हुआ होगा, जिसको बुक पढ़ेगा उसको नॉलेज होगा, जब वो 4 बंदे के बीच में बैठेगा, जब कोई बात कहेगा तो दुनिया उनको बात को सुनेगी। बिल्कुल लॉजिक के साथ वही बंदा कह सकता है जिसको बुक के साथ प्रेम हो, जिसने बुक पढ़ी है, जिसको इसकी जानकारी हो। इसलिए इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हर व्यक्ति को बुक के साथ प्रेम करना चाहिए, बुक के साथ दोस्ती करनी चाहिए और बुक को हमेशा पढ़ना ही चाहिए। लेकिन हमको तो ऐसे संगत नहीं मिली है तो हम नहीं पढ़ पाए। फिर जैसे तैसे जब भी मौका मिला तब पढ़ते हैं, और आजकल तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन फिर भी आज भी मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, आज मैं 4th और 5th में SST पढ़ाता हूँ, गौरवशाली भारत एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ाता हूँ। उसकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी भी उतनी टफ और इंग्लिश भी उतनी टफ, और एक एक शब्द को मैं अपने घर बैठ के आराम से पढ़ता हूँ। अगर मेरी तैयारी है तो मैं पढ़ाता हूँ, नहीं तो पिछला क्वेश्चन रिवीजन करवाता हूँ, लेकिन वही पढ़ता हूँ और पक्का पढ़ाता हूँ और पक्का पढ़ के जाता हूँ। मैं नॉवल पढ़ता था, यहाँ एक तापस मिस्त्री नाम के एक सर है, उनके उपन्यास वो भी पढ़ते थे, उनको भी बीमारी थी।
अब पता नहीं एक बार मुझे एक बुक मिली पढ़ने के लिए तो मैं लेके आया, और वो तो इतनी भयंकर बुक है, दिन न रात भूख न प्यास कुछ नहीं, इतनी मोटी बुक, भाई सब पढ़ते रहो। अब मेरे पिताजी ने चाचा थी, कौन सा नंबर कौन सा था? नाम ध्यान नहीं है उसमें, पहले तो बहुत मतलब वो खूब पढ़ते थे। तो वहां से मैं पॉकेट बुक्स मैंने एक ही नोवेल पढ़ी, क्योंकि वो पढ़ने होती सीक्वेंस टूट जाता है। हाँ वो अब फिर वो कहानी आपके दिमाग में नहीं आएगी, पढ़ने तो रात मैंने भी एक रात उसको अब नहीं पढ़ी, यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट होता है उसमें। 4, 5, 6, 10, 12 घंटे में पूरी बुक खत्म, मतलब पता ही नहीं लगता था कि कितने टाइम हो गया जब तक वो बुक खत्म नहीं होती तब। उसके बाद बुक पढ़ने के बाद फिर वो सारी चीजें कल्पना में पढ़ते रहो और वो सारी चीजों की कल्पना करते रहो, वो जो उसमें लिखा है, और ऐसा लगता है जैसे हम मूवी देख रहे हैं। जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, महसूस होता था कि जैसे मैं ये पढ़ भी रहा हूँ और फील कर रहा हूँ, वो दृश्य में देख रहा हूँ, ये सारी चीजें। और पढ़ने के बाद तब दिमाग में आता था कि बंदा यार कैसे इसने ऐसे सोच लिया होगा, इसकी कल्पना शक्ति कितनी तेज हुई होगी, और मतलब इसने कैसे सोचा होगा, कैसे लिखा होगा। तो ये सारी चीजें कि आदमी को नई चीजों को सीखने के लिए, नई चीजों को समझने के लिए अगर बुक पढ़ेगा तो बहुत जल्दी समझेगा, और कुछ ना कुछ नई आइडिया, नई सोच, ये सारी चीजें उसमें डेवलप हो गई होगी। धन्यवाद सर। हमारी किताब पढ़ी थी। हमारे अनुभव इस मामले में बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन प्राइमरी से हुई है। तो पहाड़ में तो कुछ होता नहीं था, अपना जो पढ़ने का जैसा बना वो इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे गेम्स वेम्स का इतना होता नहीं, कि फील्ड वील्ड होते नहीं थे। तो सुबह पढ़ना वहाँ एक रूटीन होता था, सुबह जल्दी उठाते थे पढ़ो। तो हम क्या करते थे, जैसे शुरू का लेसन नंबर 1 हिंदी का पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, जैसे जितना सिलेबस में लिखा तो रोज पढ़ना होता था, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके। तो फिर हम हल्द्वानी आए तो हमारा एडमिशन हो गया सेंट पॉल में। तो हमारे लिए तो बिल्कुल नई दुनिया थी, फिर पहाड़ से आके एकदम सेंट पॉल में एडमिशन होना बिल्कुल नई दुनिया थी। तो फिर वहाँ पढ़े, उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो हमें क्रिकेट का चस्का लग गया। यहाँ से गाजियाबाद चले गए तो फिर हमें पढ़ाई के लिए, तो तब वहाँ पे हमें असली पढ़ने का वो मिला कि भाई क्या पढ़ाई ना। तो क्योंकि हम फिर चाचा जी के साथ रहते थे तो उनका भी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे, तो वहाँ पे हमें पढ़ने का ही अवसर मिला कि साहित्य जैसा, ये नॉवल जैसा, कॉमिक्स जैसा, या ऐसी जो किताबें होती हैं बड़ी किताबें क्या आते थे ना, तो नॉवल वापस भी करने होते रेंट पे मिलते हैं ना, तो वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, क्योंकि जॉब भी करते थे सो जाते थे। तो फिर हम जैसे वो सोते थे तो हम उनसे खींच के फिर हम उसको पढ़ने लगते थे। अब हमें वो होती थी, हमें अगले दिन उसी दिन रात को निपटानी होती थी, जितनी भी है पूरी रात पढ़नी होती थी, क्योंकि अगले दिन तो वापस हो जाएगी। बस वो चाचा जी करते भी जाते, मतलब पूरी नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ते थे, फिर पूरी नहीं हो पाते तो वापस कर देते। तो हम जो है, एक हम और एक हमारी मतलब बुआ लगती थी रिलेशन, लेकिन थी हमारे एज ग्रुप की, तो हम दोनों ही 9th में पढ़ते, तो हम वो लिया और उसको पढ़ा और उसी रात को खत्म करना। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब एक रात में, मतलब वो भी 9-10 बजे के बाद मिलती थी और फिर सोना भी होता था, तो 3-3:30 बजे तक हम नॉवल निपटा के सोते थे, चाहे वो कितनी मोटी हो कैसी हो। तो बस ऐसे, तो हम दोनों जो है साथ ऐसे करके बैठते, तकिया से लगाया और दोनों जो है ऐसे बैठ के पढ़ रहे। अब तो घर वालों को लगता था कि अरे तो ये तो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भी था। लेकिन उसके वो नॉवल के साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हो गई, जैसे साहित्य वाला विषय, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स वगैरह तो था, तो उससे बड़ा मतलब बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि मुझे अभी तक याद है कि मुझे 10th में, मतलब मैंने कभी पढ़ने में से मार तो नहीं खाई, लेकिन एक बार एक थप्पड़ खाया। हमारी एक मैडम थी, संतोष मैडम, वो हमें हिंदी, संतोष शर्मा नाम था उनका, वो हिंदी पढ़ाती थी। तो होता है जैसा कि वो हाई स्कूल था जहाँ हम पढ़ते थे, तो बच्चे ना इंटरवल के बाद भाग जाते थे। गाजियाबाद का तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ वो जो बच्चे होते थे वो आधे दिन आते हैं, आधे दिन का, और वहाँ लड़ाई बड़ी बड़ी होती थी, गैंगवार जैसी होती थी बच्चों में भी ना बाहर। तो लेकिन हम रोज रुकते थे। तो एक दिन इत्तेफाकन क्या हुआ कि हम जो लास्ट वाला पीरियड होता था उसमें मुश्किल से 15-16 बच्चे बचते थे। तो एक दिन मतलब हम 3 ही बच्चे बचे, तो लास्ट पीरियड था, हम चले गए। हाँ, हम चले गए। तो वो आगे डांटना, तब तो मैडम ने बोला, हमें एक थप्पड़ मारा अगले दिन। मतलब मैडम को भी अपेक्षा थी कि भाई हम लास्ट पीरियड तक रुकते, तो और उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमें पूरा गद्य काव्य जो भी था ना, वो मेरे को पूरा कंठस्थ था, कहीं से भी कुछ पूछ लो, कहीं से। तो उसका प्रभाव पड़ा। तो वो
पढ़ने का वो रूटीन वहीं से बना। फिर बीच में कुछ अव्यवस्थित हुआ है, लेकिन ये जब से हम इधर आए हैं फिर से शुरू करा देंगे वो। हाँ, तो जब से फिर हम इस चीज से जुड़े हैं तो इससे मतलब उतना वैसा तो फ्लो नहीं आया पहले जैसा, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अब लगने लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। तो अभी प्रयासरत ही है, मतलब बहुत अच्छे पाठक जहाँ पर उसे काफी अच्छा लगता है। ये उस कहानी मतलब शॉर्ट समरी है। वो रेलगाड़ी की हाँ, रेलगाड़ी जैसे क्लासरूम्स होते हैं, बिल्कुल। तो एक सवाल था सर आपसे। जी सर। तो चांद वो विवाह स्वप्न आपने पढ़ी हाँ जी। और वो डीएलएड कोर्स में लगी हुई है अपने, है ना? तो इतनी शानदार किताब है वो, आपको अच्छी लगी हुई पक्का जब टीचर बनने जा रहे थे आप जी। तो क्या हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली या हमारे गुरुजी या हमारा डाइट ऐसा नहीं कर पाया आप बिजू भाई की इतनी सुंदर किताब पढ़ने के बाद इन्होंने और क्या लिखा उसको जानने की कभी इच्छा नहीं हुई क्या? हाँ सर, हुई है, काफी इच्छा हुई है। बिजू भाई की बात सवाल तो ये है ना कि बिजू भाई की और कोई किताब पढ़ने की इच्छा हुई या हमारा पूरा सिस्टम इच्छा नहीं जगा पाया? इच्छा तो बहुत कुछ पढ़ने की है सर, अभी भी मैं काफी कुछ पढ़ने की इच्छा है, पर समय नहीं है। अच्छा, अब जैसे अभी एक और बात मैं कर सकता हूँ थोड़ी। अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था इकोनॉमिक सर्वे, मतलब ये करंट से भी संबंधित चीज मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें क्या देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में साफ लिखा हुआ है कि जो इंडिया का यूथ है, वो भी माइनर यूथ, वो इंडिया की इकोनॉमी में कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है। क्या कर रही है वो? ऑनलाइन गेम्स खेल रही है जो विदेशी हैं, ऑनलाइन एप्स यूज कर रही हैं जो और विदेशी हैं, पैसा वही जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। ये सब ये हो रहा है। तो कैसे होगा? फिर बच्चों के लिए इंटरनेट की एक सीमा तय की जाएगी, 16 से 18 तक लाई जाए, ताकि उन्हें और चीजें, किताबें पढ़ने का समय मिले, वो समय वहाँ हो जाए। धन्यवाद सर। बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा हम उनसे भी बात करें कि क्या उन्होंने अपने कोर्स के अलावा खुद पढ़ी है किताबें? आप लोगों ने पढ़ी, कोई बुक पढ़ी है, स्टोरी बुक, कोई ऐसी बुक्स पढ़ी है सिलेबस के अलावा? सिलेबस की? हाँ, जब पापा के स्कूल जाते हैं तो जैसे वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो मतलब जैसे उन बच्चों का लाइब्रेरी पीरियड होता है तो हम लोग भी निकाल के पढ़ लेते हैं। कभी कभी पापा भी घर ले आते हैं कोई बुक, तो उसमें से पढ़ते हैं। कोई नाम किसी किताब का नाम बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो स्टोरी बुक या कोई भी ऐसी कोई स्टोरी बहुत अच्छी लगती है ऐसी? आप बताओ कि आपने पढ़ी है स्टोरी बुक्स पढ़ी है, बताओ कौन सी पढ़ी? मैंने मेरे को एक नाम याद है, गुलगुले। गुलगुले, मीठे मीठे गुलगुले, इस किताब का नाम है मीठे मीठे गुलगुले। वही। आपका नाम क्या है बेटा? नीहल हुई। कैसी लगी आपको ये? अच्छी। पापा जो और बुक्स लाते वो आपको अच्छी नहीं लगती? इतनी अच्छी नहीं। इतनी अच्छी, गुलगुले अच्छी लगी आपको? ठीक, तो पापा से कहना कि बिल्कुल इस तरह की ही स्टोरी और लेके आए। वो आपके घर में आज बुक लेने आए हैं। अच्छा ओके, गुड। ले आपके घर से आज बुक ले आने के लिए आए हैं। बातें करिए भाई सब बच्चों ज्यादातर तो सिलेबस की ही बुकें पढ़ी है, लेकिन उससे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने जब मैं कंपटीशन का एग्जाम देने दिल्ली गया था तो उसके दौरान मैं एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की जो लिखी हुई है वो बुक लेके आया था। उसको मैंने कंप्लीट पढ़ी हुई है। और उसके अलावा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी का आत्मकथा, वो वाली बुक पढ़ी हुई है। और उसके अलावा तो एक हरिवंश राय बच्चन की है, डर का नौका पार नहीं होती। वो पोयम मेरे जीवन में काफी इफेक्ट किया है उसने। जैसे अगर कभी असफलता मिली हुई है जीवन में कि कोई एग्जाम ना निकला हो, क्लियर ना हुआ हो, तो वो लाइनें हमेशा एक मोटिवेशन के तौर में मुझे काम आई है लाइफ में। और अभी हाल ही में मैंने श्रीमद् भगवत गीता मंगाई हुई है, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर। आप मैंने 1 से 12 तक की बात करूँ तो कोई ऐसी विशेष किताब पढ़ी, अपनी अकेडमी की किताबें पढ़ी। उसके बाद जब मैं 12th पास हुआ तो मैंने उत्तराखंड का इतिहास जानना था। तो मैंने एक अनुराधा गोसाई और मेहरबान सिंह गोसाई की बुक आती है उत्तराखंड का इतिहास, मैंने वो पढ़ी। मैंने अपना इतिहास के बारे में जाना। उसके बाद मैंने अजय रावत जी की भी किताबें पढ़ी है बहुत सारी। मुझे पता चला कि इससे हमारे जो इतिहास है, इतिहास क्या था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उत्तराखंड बना कहाँ,
सबसे पहले कौन सी जाति आई, तो मुझे पता चला कि सबसे पहले कुड़िंदोगा आया, फिर कार्तिकेयपुर, पवार, गोरखा और ब्रिटिश राज कैसा उत्तराखंड में हुआ। इसके बाद मैंने अभी जॉब के बाद पढ़ी एक डार्क हॉर्स नाम की किताब है, उससे मुझे ये पता चला कि मैंने क्या क्या गलतियां अपने लाइफ में की थी, क्योंकि वो कुछ लोगों की कहानी है जिन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की है और उनने क्या क्या संघर्ष किया अपनी लाइफ में, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया इस किताब में। तो मुझे भी पढ़ के लगा कि मैंने कहाँ अपनी गलतियां की हैं और क्या गलतियां की हैं, क्योंकि मैंने भी पीसीएस की तैयारी की है। पिछली बार मैंने 2 बार मेंस दिया, उसमें मैं रह गया था 2-4 नंबर से, तो मुझे अपनी गलतियां उससे पता चला। धन्यवाद सर। मैम अब आप भी थोड़ा सा लाइब्रेरी, आप मैम जो है पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन मैम क्या सोचती हैं बुक्स के बारे में, हम मैम से जानना चाहेंगे, या मैम के विद्यालय में किस तरह का। आप तो खैर पहले तो ये बताएं कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है। मतलब मेरी भी ऐसी कोई भी रुचि नहीं किताब पढ़ने में, मैंने ऐसी कोई पढ़ी नहीं है। जैसे सबने बोला तोतो चान, मैंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मतलब सब पढ़ रखा है। फिर हेलन केलर की स्टोरी और दुख का अधिकार, ये सब मैंने मतलब बच्चों को जो पढ़ाई है बुक, अपने पढ़ने के बाद जो बच्चों को पढ़ाई है, ये सब पढ़ी है। और हर किसी में, जैसे सर ने बोला कि तोतो चान का स्कूल बहुत सुंदर हो गया था, तो वो बच्चे रेलगाड़ी के डब्बे क्लासरूम बन गए थे। तो मतलब इस तरह का अगर इनोवेशन हमारे बच्चों के लिए भी हो तो हमारे बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा। फिर हेलन केलर में ये था, उसकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन है ना, फिर भी उसे वो एक इतना अच्छा प्रकृति का इमेजिनेशन करती है जो हम भी नहीं कर सकते। अगर मैं अभी करूंगी भी तो मैं उसके सुने हुए वही शब्द दोबारा बोलूंगी। तो मतलब जब एक व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है वो प्रकृति को समझ सकता है, तो इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी ना। अगर हम पढ़ेंगे देखेंगे तो हम वाकई में कुछ तो सीखेंगे। फिर ऐसे दुख का अधिकार जो स्टोरी है, वो भी एक बहुत गरीब परिवार की स्टोरी है, आपने किसी ने सुनी है? तो उसमें ये होता है कि उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता है। एक दादी होती है, उसके पिताजी मर जाते हैं, तो पोता बहुत बीमार होता है, ज्वर से पीड़ित है। अब घर में खाने को नहीं है, बेटा जवान मर गया, तो बूढ़ी दादी बहू, पर्दा प्रथा भी दिखाई गई है, तो बहू बाहर नहीं निकल सकती। दादी लोग क्या करते हैं, ठेके पे खेती कमाते हैं, तो खरबूजे बेचने जाती है। तो वही लोग कहते हैं सूतक में लोग हैं, जवान बेटा मर गया, बुढ़िया को शर्म नहीं है, चली है कमाने। तो मतलब काफी चीजें दिखती हैं अभी भी कि समाज में कितनी रूढ़िवादिता है। नहीं, और फिर कहीं कहीं ना, जैसे हम भी पहाड़ी पंडित हैं, ये सूतक बड़ा माना जाता है, तो लगता है कि नहीं निकलना चाहिए, नहीं, लेकिन वो पढ़ के लगता है कि नहीं भैया, परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। वरना अभी तक तो जब मैंने वो नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी यही लगता था कि नहीं कर सकते सूतक में, जैसे पापा लोग कोड़े बैठे तो नौकरी छोड़ देते थे, लेकिन वो देख के लगता है कि नहीं भाई, परिस्थिति में इंसान जो भी करे वो सब सही है। तो ये आपके वहाँ पुस्तकालय की बुक्स है या ये सिलेबस में है? सिलेबस में है। धन्यवाद मैम। सर नमस्कार सभी को। पहले तो मैं तिवारी सर का धन्यवाद करूँगा कि इतनी समृद्धि गोष्ठी में चर्चा परिचर्चा में मुझे शामिल होने का मौका दिया, क्योंकि आज इतनी मतलब हमारे वाकई में समय की बहुत कमी हो जाती है, चाहे विद्यालय के काम है, चाहे हमारे घर में भी अभी एक्चुअली अब एकल परिवार वाली बात आ जाती है, या फिर हम यहाँ पे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें खुद भी मैनेज करनी होती हैं। उसके बीच में मेरा काफी मतलब कल शाम जब मैं मैसेज देख रहा था तो मुझे लगा कि मतलब मुझे जाना चाहिए करके, लेकिन अगर शायद कॉल नहीं आती मैं क्या पता नहीं भी आ पाता, क्योंकि घर के काम ही इतने थे। फिर भी मैंने मतलब करा, तो बहुत बहुत थैंक यू सर। उसके बाद सिलेबस है इधर की अगर हम बात करेंगे तो बचपन से हमारे भी प्राथमिक से पढ़ाई हुई और पहाड़ से हम लोग भी रहे, तो समय की मतलब हम पढ़ते थे, तो उसमें एक पढ़ने का बहुत जुनून था कि कुछ भी किताब मिल जाए हम पढ़ते थे। हमारे टाइम में नैतिक शिक्षा की किताबें भी थी अच्छी अच्छी, उस टाइम पर जो है उसमें छोटी छोटी स्टोरी होती थी। एक हमारी गाइड चलती थी चित्रा की प्रकाशक की हिंदी में, जिसमें भी आप मुझे एक एग्जैक्ट उसका जो नाम याद नहीं आ पा रहे कि उनको क्या बोलते थे, छोटी किमुदंतिया टाइप की कहानियां होती थी, तो छोटी छोटी कहानियां होती थी उसमें, जैसे 8 लाइन की 10 लाइन की कहानी होती थी, तो उसमें बहुत कुछ हमें मतलब मोरल भी सीखने को मिल जाता था। उसके बाद उसी टाइम पर हमने कक्षा 5-6 में 2 बैलों की कथा प्रेमचंद जी की थी, तो बहुत अच्छी स्टोरी लगी, काफी मतलब उसमें था। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होते गए तो प्रेमचंद जी को काफी हमने मतलब पढ़ा, तो काफी उनकी मतलब रियलिटी वाली बातें भी थी। 2 बैलों की कथा है, या बड़े घर की बेटी है, या 1.25 सेर गेहूं है, उनकी जो कहानियां हैं काफी हमने पढ़ी और उसमें पढ़ते रहे मैं। उसके बाद जहां नोबेल की अगर हम बात करते हैं तो
चूंकि मैं टेक्निकल से भी रहा, पॉलिटेक्निक था मेरा, तो उसमें मैं उनको पढ़ा, चेतन भगत जी को पढ़ा था, 5 Points Someone और 3 Mistakes of My Life, काफी अच्छी नोवेल थी। और नोवेल में छोड़ के अपने करियर के लिए चले जाता है वहां। तो असल में मुझे ये भी लगा कि कभी कभी हम जिस चीज के लिए प्रयास करते हैं और हमें मिल जाता है तो हम उसे नहीं पाते, तो मतलब अब उसका अब श्याम मनोहर श्याम जी होते हैं, चलो नोवेल है, नोवेल के बारे में एक चीज ये भी कहते हैं उसमें जो लिखा होता है ना, तो वो कहीं भी फिक्शन नहीं है। भले लोग उसे फिक्शन मानते हैं, लेकिन वो या तो वो घटनाएं घट चुकी होती हैं या वो घट रही होती हैं, या इन फ्यूचर कभी ना कभी घटेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने बनाई है और अपनी इमेजिनेशन अपनी कल्पना से बनाई है। रिसेंटली मैंने अभी डार्क हॉर्स की बात सर ने करी थी, डार्क हॉर्स मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। हमारे जो भी मतलब कितना प्रेशर होता है एक यूथ पे अपने करियर को लेके, जो उसका मेन कैरेक्टर है वो भी बिहार से कहीं से आते हैं, तो उनके पिताजी अपना सब कुछ झोंक देते हैं और अपने तीसरे अटेम्प्ट में ही वो जो है उस चीज को अचीव कर पाता है, वो भी सबसे गुमनामी के दौर में, जब मतलब किसी को लगता नहीं कि ये जो लड़का है ये इसको निकालेगा करके, क्योंकि उससे बड़े बड़े धुरंधर जो होते हैं, महारथी जो होते हैं, वो अपने 3-3 अटेम्प्ट फेल कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी समाज की मानसिकता भी है कि आईएएस अगर हमें बनना है, हम जाते हैं वहां पर, तो वही मैं सर से बात कर रहा था कि प्लान बी भी हमारे पास तैयार होना चाहिए ना। ठीक है भैया, सब कोई अब हजारों लोग आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं सर ना, तो सबका सिलेक्शन तो आईएएस में नहीं होगा। तो वहां पर ये चीज उसकी थी। और उसके मुसाफिर कैफे मैंने पढ़े अभी, और मुसाफिर कैफे में भी सर एक चीज यही है, वो भी हमारी इलाहाबाद को ही लेके चीज बात की गई है उसमें कि वो लोग भी जो है जिस चीज के पाने के करते हैं, तो पूरा लाइफ मतलब पूरी लाइफ लोग स्पॉइल हो जाता है। काफी कुछ हमें सीखने को मिल पाता है कि नोवेल से भी, कि मतलब अगर हमें जो चीज हमें चाहिए अगर वो चीज हमें नहीं भी मिल पा रही है, तो उसके अलावा भी जीवन में जो है काफी कुछ करने को होता है। जो चीज अभी हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं, अपनी वॉलंटरी आके अपनी चीज आप समय दे पा रहे हैं, वही चीज वो लोग भी करते हैं। बहुत मतलब काफी कुछ अच्छा लगता है। बाकी चंपक की जहां तक बात है, बचपन में हमने पढ़ी थी, अब बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे तो उस टाइम पर हो नहीं पाते थे। चंपक हो गई, पंचतंत्र की कहानियां थी, छोटी छोटी कहानियां होती थी, उसमें जुगनू करके कोई शब्द आते थे, तो हम इमेजिन करते थे कि हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं। जुगनू से लोग बॉटल में भर के उससे जो है लाइट करते थे रात को करके, तो काफी मतलब पढ़ा है साहित्य में भी। अभी भी जहां तक गीजू भाई बधिका जी की बात है, तो ये बुकें हमने पढ़ी, तो चांद हो गई। और दिवा सपने ये सर बात है ना, मैं दिवा सपने मैंने अपनी पीडीएफ में पढ़ी थी, क्योंकि हार्ट में मेरे पास था नहीं, तो 2-3 रात में मैंने उसे पढ़ लिया था। काफी कुछ सर जहां पर आप कहते हैं कि हमारी डाइट को लगा नहीं है, हमारे को विभाग कहीं ना कहीं प्रयास करता है सर ना, लेकिन हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं या हमारी जो परिस्थितियां विद्यालय में हो पाती है, कभी कभी उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। आप विभाग लेकर मैं किताबें दी, गीजू भाई बधिका की पूरी सीरीज हमारे विद्यालयों में है, गीजू भाई का गुलदस्ता करके जो किताबें है ना, लाइब्रेरी में भी है। हाँ, बच्चों वाले गीजू भाई बधिका की दीवार पर तो वो पूरी उनकी खुद की आत्मकथा है, लेकिन जो गीजू भाई का गुलदस्ता करके ना, तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी सोच भी मैटर करती है और परिस्थितियां मैटर करती है। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अब कमला मैम से निवेदन है, प्लीज मैम आप भी इसी संदर्भ में थोड़ी बात करें। सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं बचपन से मेरे को भी बहुत कहानी पढ़ने का शौक था, क्योंकि ये था कि हमको किताबें मिल जाती थी। मेरी दीदी जैसे इंटर में आए थे, मैं प्राइमरी में ही वो किताबें लेके आती थी। वो जैसे खटीमा ब्लॉक है, ऐसे हमारा डोई वाला ब्लॉक था, तो वहाँ से किताबें लेके आती थी, तो मेरे को भी पढ़ने का शौक था। जैसे सर कह रहे हैं ना, दो को वो कौवा वाला और वो गिलहरी वाला, हाँ सारी किताब थोड़ी याद थी, मतलब पढ़ना आ गया था, क्यों किताब पढ़ना हम खुद सीख गए थे। लेकिन मैंने चंदन, चंपक, चंदा मामा और ये सरिता जैसे धर्मयुग है, ये सारी किताबें मतलब अपने स्टडी पीरियड में ही पढ़ ली थी। तो मुझे कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। और जैसे फेरी टेल्स होगी, मसूरी से जाते थे, वहाँ बच्चों से लेके आते थे, दीदी वहाँ सर्विस करती थी, तो हमें क्या होता था कि अपने भाई को रोज एक कहानी सुनानी पड़ती थी। तो उसके लिए कहानी नई नई कहाँ से ढूंढ के लाए, तो उसके चक्कर में हमें कहानी की किताब पढ़नी पड़ती थी। फिर किराए में मिलती थी कॉमिक्स, चाचा चौधरी साबू और विक्रम बेताल, ये सारी कॉमिक्स मैंने पढ़ डाली अपने उसमें 12 में पहुंचने तक। मतलब उसको कहानी सुनानी है भाई को, तो उसको पढ़ाना है। फिर बाद में तो वो खुद ही जब पढ़ने लायक हो गया कि तो फिर खुद ही किराए में लेके आ गया। फिर उसके बाद एक दादा आया, मामा का लड़का दादा आया, वो उपन्यास पढ़ता था, तो मैं भी उसको देखा ये क्यों पढ़ता है। तो मैंने जीवन में केवल एक ही उपन्यास पढ़ा, इतना मोटा था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया जब तक वही सर कह रहे ना चस्का, वो मैं चादर ओढ़ के शॉल ओढ़ के उसको पढ़ रही। पिताजी लोग सोच रहे हैं कि ये किताब पढ़ रही है, तो मेरी आंखों में ऐसा घूम रहा है कि सीन की जैसे अभी हो रहा है। तो मैं छोड़ ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा ये तो बहुत गंदा है। इसके बाद मैंने दूसरी नहीं पढ़ी, उसका नाम नहीं पता, नाम नहीं पता। हाँ, वो बहुत ऐसा घूम रहा था कि खाना पीना छोड़ गया। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से 3 किताबें पढ़ी, वो मेरे को बहुत याद रही। जैसे मतलब विश्व के साहसिक व्यक्ति, उसमें जॉन कैनेडी का नाम था। काफी
और तो काफी नाम था उनका, जैसे मार्को पोलो का था, मैगस्थनीज है या फिर कोई भी है, तो उनकी कहानियां पढ़ी। उसके बाद फिर ये वाला पढ़ा गया था जिम कॉर्बेट वाला, वो मतलब वो भी इतना अच्छा लगा कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। कि पहाड़ी में भी लिखा था जो कहानी, मतलब कह रहे थे ना जिम कॉर्बेट के साथ जो वो बंदूक वाले व्यक्ति थे, बहादुर सिंह, क्या नाम था मुझे, शिकारी, उनका नाम नहीं याद है, वो पहाड़ी में ही बोल रहे थे। वहाँ उनसे कहते थे कि वो थे अंग्रेज, किसी का वो बाघ वहाँ दिखा, गांव वालों से पूछेंगे कहाँ दिखी तुमने बाघ, पर वहाँ दिखी या वहाँ, मतलब वो चीज वर्डिंग उसमें आई है। इतनी मोटी किताब है वो जिम कॉर्बेट वाली, तो बाघ के मारने वाली किताब है। तो वो पूरी स्टोरी मैंने वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी लाके, मतलब वहाँ से जब दिल्ली में थे, तो यही पढ़ी है किताबें। और तो हम अब तो पढ़ते ही हैं, खैर अब क्या बताऊँ। थैंक यू, धन्यवाद मैम अपने अनुभव साझा करने के लिए। और संगीता मैम से भी मेरा निवेदन है, मैम थोड़ा सा शॉर्ट में आप बहुत सारी पढ़ी हैं, क्योंकि हमारी एक पूरी दुकान ही थी, तो कहानियों की तो कोई गिनती नहीं है, चाहे वो सामाजिक है या धार्मिक उसमें है। और मतलब जितने, यहाँ तक कि जितनी पूजा पाठ की भी किताबें रहती थी, जैसे सोमवार व्रत कथा, कार्तिक माह, मतलब सब जितने रामायण की कहानियां हैं, लव कुश है, ध्रुव है, मोरध्वज है, मतलब सब बहुत सारी थी। और जो वैसी कहानियां होती थी उनके तो नाम मतलब इतने याद नहीं है, और उनका पढ़ने का फर्क रहा। मुझे ये नहीं याद है हमने अक्षर मात्रा कब सीखी है, कैसे सीखी है। हाँ, इतना जरूर याद है कि मैं, हमारे दादा जो तख्ती चलती थी और मुझ पे खूब उसको रगड़ते थे और लाइन बना देते थे, उस पर लिखना सिखाते थे, इतना तो याद है। लेकिन अक्षर और मात्रा हमने कैसे सीखी, कब सीखी, ये नहीं याद है। और हमने मतलब जब मैं जॉब में आई और 2008 में जब मैं कक्षा 1 पढ़ाना शुरू की, पहले तो छोटी क्लासें नहीं पढ़ाई थी कभी। हमने आज तक बच्चों को वर्णमाला जो कहते हैं, ABCD, चाहे अ से लेके ग तक, हमने ऐसे सिखाई नहीं है। अभी परसों भी मेरे एक टीचर से बात हो रही थी, क्लास में गई तो सा, सी, सू, से, सो, स लिखे पड़े हैं, हमें इनको याद कराने को आ ही नहीं रहा है। ऐसा भी है, लेकिन हमने आज तक नहीं सिखाया, 8 से लेके अब तक। और अभी पढ़ने, जैसे मतलब कि जब सर्विस में आए उसके बाद भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, कई किताबों का जिक्र भी किया। तो चांद है, दीवार है, दीवा स्वप्न है, बीजू भाई बधे का कहिए चलते फिरते है, कृष्ण कुमार जी का भी है, साथी का समर है। वो तो मैं शुरू करती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, वो 2-4 पेज 6 पेज पढ़ती हूँ, फिर छूट जाता है। चूड़ी बाजार में लड़की है, और बहुत सारी हैं। मेरी ग्रामीण शाला की डायरी है, पहला अध्यापक, अच्छा स्कूल, हम आजाद हैं, बाल हृदय की गहराइयाँ, कई सारी हैं। मतलब उनको खैर गिनाने का करने का टाइम नहीं है, बहुत सारी हैं। और जो हम समूह में हैं, तो उसमें तो हम आज तक हमने कितने लेख और कितनी छोटी मोटी किताबें उसमें पढ़े हैं, उसकी तो मतलब गिनती नहीं है। मतलब वो 550 से ऊपर ही होंगी, लॉकडाउन से लेके और अब तक में। मतलब मैं तो इस चीज़ को बार बार कहती हूँ कि उतनी किताबें, उतने लेख तो हम शायद अपने जीवन में नहीं पढ़ पाते, जो हमारी पढ़ने की स्पीड थी। और उसका भी प्रभाव रहा, काम में भी, बात में भी, बच्चों के पढ़ाने में भी, अपने पढ़ने लिखने में, सब में उसका प्रभाव रहा उसका। क्योंकि ये हो सकता, अभी हम हो सकता है आगे बात भी करें कि ये कई सारे लोगों का है, और अभी डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे पेशे को हमने जिक्र किया कि वो अपने में सुधार करने के लिए पढ़ते हैं। तो शिक्षक के लिए भी पढ़ना जरूरी है, और तभी जो है उसका विकास संभव है। और जो पढ़ने का हो रहा वो हमें अपने जीवन में भी खुद भी दिखा। नहीं तो हमें याद है कि 2008 में भी मैं वर्कशॉप में गई थी, ARG की वर्कशॉप थी जयपुर में, और तब हमारे ABS थे चौधरी जी। वो 15 दिन का वर्कशॉप बीत गया और एक शब्द नहीं बोला। तो बोले कि और मैं तुमको बोलने के लिए लाया हूँ। मैंने कहा सर आप लाए क्यों? मैंने तो आपसे मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। और आखिर में 15वें दिन लास्ट में उन्होंने बुलवा दिया, बुलवाया, सबको बोलना हुआ उसमें। और वो समय से मैं देख रही हूँ कि बोलने में, करने में, लिखने में, बच्चों के उसमें सब में फर्क हुआ। तो पढ़ने का असर हमारे उसमें दिखता है।
मतलब एक तरह से वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। धन्यवाद। पैसे को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। अब इसी क्रम में अब धर्मपाल सर से निवेदन है, सर प्लीज आप भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा। तो पहले तो सभी को नमस्ते। और आप दोनों के एक उत्साह और धैर्य, मतलब इसको मैं सलाम करता हूँ कि सखी फार्म जैसी जगह में ये पढ़ने लिखने की बात हो रही है। और सलाम दूसरी इस बात को कि यहाँ केवल वही लोग आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी या तो वर्तमान में पढ़ रहे हैं या पाठक थे। ये साहस हमको केवल और केवल पढ़ने ने दिया है, मुझे लग रहा है। वरना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जिसके जीवन में किताबें ना रही हों और छुट्टी के दिन सर्दी में यहाँ आके बैठा हो, है ना। तो वो ताकत हमको कहीं किताबों से ही मिली है। तो पहली बात तो ये खास बात है किताबों की, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है हमको। क्योंकि जितने सबने जो बताया, सबने ये कहा मेरे जीवन में कहीं न कहीं किताबें रही हैं, है ना। तो ये प्रमाण है उसका कि किताबें क्या कर देती हैं, कैसे एक मंच पे ले आती हैं, कैसे खींच लाती हैं हमको, कैसे हमको समय दे देती हैं। समय की कई लोगों ने शिकायत की, देखिए किताबों ने हमको समय दिया है। ये समय हमको कहाँ से मिला? उन्हीं किताबों, जो हमारे किताबें हमारे जीवन में कहीं न कहीं हिस्सा रही, उन्हीं से हमको समय मिला और उन्हीं बदौलत में आ गए। अब जहाँ तक बचपन में किताबों की बात है, मैं एक बहुत ठेठ देहात का व्यक्ति हूँ और खेती बाड़ी का घर था। किताबें बड़े भैया बहन पढ़ते थे, उनकी कोर्स वाली किताबें होती थी और जिन पत्रिकाओं का नाम लेते वो पत्रिकाएं घर में नहीं थी। लेकिन एक अलाव जला के कहानियाँ बहुत होती थी। दादी सुना रही, नानी सुना रही, बड़ी अम्मा सुना रही, दीदी सुना रही, कोई गाँव की कहानी वाला सुना रहा है। ये कहानियाँ जीवन में बहुत ज़्यादा रही और उन कहानियों का असर ये रहा कि जब प्रेमचंद जी लाइफ में आए तो प्रेमचंद जी, मैं एक को नहीं रुका जो आप कह रहे थे जो आप सुनने बात, कोई ऐसे गुरु जी मिल गए थे जिन्होंने प्रेमचंद जी मेरे जीवन में ला दिए। प्रेमचंद जी की कोई ऐसी किताबें सोजे वतन से मुझे नहीं मिल रही थी, तो लास्ट ईयर दिल्ली बुक फेयर मिली मुझे, मैं वो भी ले आया। टोटल मतलब मैंने प्रेमचंद को पढ़ डाला। अब एक उत्तर प्रदेश का आदमी प्रेमचंद को नहीं पढ़ेगा, अगर बंगाल का आदमी टैगोर को नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा भाई। तो ये किताबों की ताकत है जो हमको यहाँ तक खींच लाई। और इन दोनों महाशक्तियों भाई बहुत बहुत आभार। और मुझे लग रहा है हम बिना देर करें थोड़ा समेकन करना, हम सब पढ़ने लिखने वाले क्यों हम पढ़े यहाँ बैठ के, मुझे लग रहा है ना? हाँ, दीपक सर को सुनते हैं। और एक हमारे पाठक और नन्ही पाठक, उसका नाम है नन्ही पाठक। जैसे कि अभी साहित्य की बात करें तो जीवन में बहुत सारी साहित्य को हमने पढ़ा है और बुक्स भी हमने पढ़ी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं एमए में जब था तो लेकिन जॉब करता था और साथ साथ पढ़ाई करता था। अब जब फर्स्ट ईयर तो हमने ऐसे खाली बुक्स भी नहीं ली और वो दिनेश आता था उससे पढ़ते हमने, लेकिन जब सेकेंड ईयर में आया तो पता चला कि 38 बुक्स है एमए फाइनल में और उसमें कितने सारे नॉवल है, ड्रामा है, वो तब हमने देखा। अब तो हमने सोचा कि हमसे तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं इसकी समरी पढ़ लेते हैं। तो सारे नॉवेल्स के और ड्रामा जितने भी थे, फिक्शन थे, तो सबके हमने नॉवल पढ़ के पास तो हमने कर लिए। लेकिन उस टाइम जो साहित्य या इनका हमें उतना महत्व पता नहीं चला और ना ही इसका इम्पोर्टेंस या कह सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो खाली नंबर बढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, नंबर लाने के लिए हमने पढ़ लिया। लेकिन जैसे उसके बाद मैं दिल्ली स्विच हो गया, वहां पर मैंने जैसे चेतन भगत की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे टू स्टेट्स, उनकी लाइफ के बारे में सर ने भी जैसे कहा 5.1 या 3 स्टेप ऑफ माय लाइफ, और जैसे अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक। तो अब जैसे मैंने उसमें पढ़ा था मैंने गीतांजलि, तो इस तरह से बहुत सारे जो साहित्य पढ़ने का एक फायदा ये हुआ कि जो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप वो। अब हम लोग ने जब जॉब करते साथ साथ पढ़ाई करना था और जॉब भी करना था, तो उस टाइम पढ़ना जो बड़ा मुश्किल था। तो जो जब हमने फिर जॉब करना जब और एक रिलैक्स वाला जॉब मिल गया जब, तब हमने ये, क्योंकि हम जब जाते थे हमारी शिफ्ट होती थी 4 बजे की, तो हम क्या करते बुक वो हमारे पास रहते थे, क्योंकि हमारा जो ऑफिस की गाड़ी आती थी 4:30 बजे का लॉग इन होता था, 3 बजे घर से उठाती थी। तो हम क्या करते थे, वो गाड़ी में बैठ के बुक पढ़ते रहते थे और जब वहां पे जाते तो कैफेटेरिया में बैठ के आधा 1 घंटे जितना भी टाइम मिलता था पढ़ लेते थे। अब जैसे गाड़ी में मूवमेंट होते थे तो वो 1 घंटे बाद, तो उस टाइम में पढ़ने का टाइम मिल जाता था। तो वो नॉवल जब पढ़ने शुरू किया तो क्या हुआ, डेवलप हुआ, हैबिट डेवलप हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर जैसे हम भी अगर बच्चों को आज के डेट में थोड़ा सा उनको डेवलप करेंगे पढ़ाई के, मतलब साहित्य क्या होता है, अगर उनका इंटरेस्ट लग जाए तो बुक्स में, तो मेरे ख्याल से बच्चे भी आज के बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते। ठीक है, धन्यवाद सर।
अब हाँ, अब दनिका की बारी है। बेटी आपने कौन सी किताब पढ़ी? 2-3 किताबें बता दो। लोगों ने बता दिया, सबने बहुत पढ़ी है, उन्होंने बता दिया, आप भी बताओ। और दीदी लोगों ने बता दिया, आप भी बताओ। 2-3 बुक्स बताओ अच्छी वाली, जो तुम्हें अच्छी लगी। ये बताओ लगभग कितनी किताबें पढ़ी होगी अब तक? कितनी किताबें पढ़ ली होंगी आपने अभी तक? स्कूल की नहीं, स्टोरी बुक्स, बाल साहित्य, मोटा मोटा आइडिया। 51 पढ़ ली। इस बार पढ़ी है कि शुरू से अभी तक पढ़ ली है? इस बार पढ़ी है 51। अच्छा, तो 2-4 किताबों के नाम बताओ। बहुत अच्छी लगी वो। बोरे वाला, बोरे वाला था, और एक था कुमाऊनी बाल साहित्य। ठीक। और एक वो तारा की अलवर यात्रा। ठीक। और उससे पहले क्या पढ़ ली, जिसके बारे में सर लोगों को बताया? वो कौन सी किताब थी? जोर से बताओ। दीवार स्वप्न। और वो जो बच्ची वाली, स्कूल की बच्ची वाली, जिसमें स्कूल है, बच्ची है, रेल से जाती है स्कूल। दो चांद। ठीक। अच्छा, ये दीवार स्वप्न किसके लिए है? बच्चों की है कि बड़ों की है? कौन से बड़ों की? टीचर्स के लिए है। अच्छा, और तो चांद किसके लिए? बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। चलिए, ठीक। दीवार स्वप्न हमारे वहाँ एक बच्चा पढ़ा था, तो जब उससे मैंने पूछा तो उसने कहा, उसने मतलब कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखी, कहा कि और ये किताब मतलब बच्चों के लिए नहीं है, ये तो बड़े के लिए है, टीचर के लिए है, आप लोगों के लिए है, टीचर के लिए। और उसने एक बात कही उसमें कि मैम, जैसे इसमें सबने कहानी सुना के बच्चों को पढ़ाया है, खेल में सिखाया है, या जैसे बात करके पढ़ाया सिखाया है, तो वैसे सारे टीचर अगर इसी तरह से पढ़ाएं तो हमको तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। या ऐसा बताओ, इसमें क्या है स्टोरी? खड़ी होकर बताओ जरा, दीवार स्वप्न क्या है? शॉर्ट में बताना, जल्दी जोर से बताओ। दीवार स्वप्न में एक गिजुभाई बद्रिकार का एक बच्चा था। गिजुभाई बद्रिकार कोर्ट में वकील थे, तो जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने उनके स्कूल में जाके वो पढ़ाने लगे। उन्होंने फिर कोर्ट का काम छोड़ दिया, तो तब उन्होंने ये प्रयोग करे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और कैसे बच्चे को सिखाया जा सकता है। जैसे उसमें कौन सी तुमको टेक्निक अच्छी लगी टीचर की पढ़ाने वाली? जैसे उन्होंने खेल में पढ़ाया, जैसे उन्होंने खेल खिलाया, उसके बाद बताया उसके बारे में, बहुवचन और एक वचन को पर्ची में लिख के बच्चों को खेल खिलवाते हुए पढ़ा दिया था। ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, चलिए। खेल में कौन टीचर पढ़ाता है? सबकी बातें हो गई हैं, हमारा ये वाला सत्र पूरा हो गया। मैं शॉर्ट में अपना भी रख देती हूँ। मैंने बचपन में, जब मैं कक्षा 3 में आई, मुझे तब से याद है, मैंने तब से जो है साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरा गुड लक था कि जब तक मैं स्कूल में, साहित्य से मेरा परिचय नहीं हुआ, मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई है बचपन की, कुछ मैं अपनी बेटी को सुनाना शुरू किया है। उसके बाद मेरे पापा ने जो है पता नहीं क्या सोच करके हर नंदन आती थी महीने में 2, नियमित रूप से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक महीने में 2 मेरे लिए नंदन आया करती थी, और मैंने वो हमेशा पढ़ी है। वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी। उसके बाद जैसी मैं इसमें गई तो उन्होंने मेरे लिए एक कादम्बिनी पुस्तक आती किशोरों के लिए, वो लेकर आए, 1-2 लेकर आए, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर उन्होंने वो बंद कर दी। अब मुझे आज मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पापा बहुत गजब के रीडर थे, पाठक थे। वो 84-85 की एज में भी बच्चों की नंदन पढ़ रहे थे। बच्चों की नंदन से लेके धार्मिक पुस्तकों तक, बड़े बड़े चीजों हार्ड जो हमको छूते भी नहीं है, उनको भी पढ़ते थे। मतलब एक हम देखते हैं ना, मेरा टेस्ट एक ही तरफ का, मैं सारी किताबें नहीं पढ़ सकती, जैसे ये सारे सब पढ़ लेते हैं, तो मैं नहीं पढ़ सकती। ऐसे सबके अपने अपने टेस्ट है, एक अलग विधा को हम पढ़ना पसंद करते हैं। कोई बहुत से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो उस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है, शिक्षा संबंधी, कोई खेल संबंधी पढ़ना, तो वो सब कुछ पढ़ते थे। गजब के पाठक थे और लेखक भी बहुत अच्छे थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, बहुत सारी पांडुलिपि उनके हमारे पास है।
और 2 किताबें जो उनकी छप चुकी है। उनके बाद दीदी आर्ट साइड से थी, तो होम साइंस के प्रोजेक्ट करने के लिए वो मनोरमा और गृह शोभा लेकर आया करती थी, तो वो भी मैंने बीच में पढ़ी है। और उसके बाद वो सिलसिला एकदम ख़त्म हो गया। बीच में एक बार चेतन भगत की मिस्टेक्स वाली मैंने ये नोवेल पढ़ा हुआ था, और फिर तो लगभग बंद ही हो गया था। तो यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ और इधर शक्ति फार्म में आई हूँ और सृजन समूह से जब मैं जुड़ी, तब मेरा वो पढ़ने का सिलसिला वापस शुरू हो गया और समूह ने मुझे वापस किताबों से जोड़ दिया है। और प्रेजेंट में हम लगातार किताबें पढ़ रहे हैं, और सृजन समूह के साथ साथ मेरी बिटिया मेरी प्रेरक है। ये भी किताबों के लिए बार बार बीच में वो किताब ये किताब ढूंढती रहती है। किताबों के पीछे जो विज्ञापन होते हैं, तो उनमें से ढूंढ के हम किताबें ढूंढते हैं, सर के स्कूल से जाके ढूंढते हैं, और उसमें मदद हमारी सर करते हैं किताबें लाने के लिए। ढेर सारी किताबें हमारे पास, एक छोटी सी लाइब्रेरी हमने बना रखी है। हमारे पास सब जगह का अभाव है, लेकिन छोटा सा हमने व्यवस्था की है एक लाइब्रेरी की भी। तो इस तरह से मेरे पढ़ने का सिलसिला चला है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे भी मैम की तरह कभी याद नहीं कि मैंने कभी 12 खड़ी, अवा, क, ख या मात्राएं मैंने सीखी। मुझे लगता है कि वो 3rd से जो किताब पापा को पढ़ते हुए देखा, और फिर मेरे लिए जब उन्होंने देखा कि किताबों को पसंद कर रही है, वो मेरे लिए किताबें लेके आए, तो मेरा पढ़ना वहीं से शुरू हो गया। मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया कि अवा, क, ख, 12 खड़ी सिखाओ और फिर पढ़ना आएगा। तो मुझे लगता है उन किताबों ने ही मुझे पढ़ना सिखाया, और साथ साथ में समझ के साथ पढ़ना भी हो गया। मीन्स अभी जैसे मैम लोग नॉवल की बात कर रहे हैं, कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आप लोग रिलेट कर रहे हैं। पढ़ना क्या है? पढ़ना 2 तरह का पढ़ना होता है। एक तो होता है कि सिर्फ डिकोडिंग हो गया, हम पहचान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जब पढ़ने एक्टिव रीडिंग होती है, वो क्या, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड से कनेक्ट होती है, हमारे दिमाग से उसका संबंध होता है। जब आप लोग नॉवल पढ़ते हैं तो पूरा घूम गए उसमें, मैम लोग सब अपना अनुभव छोड़ लिया, पूरा घूम रहे हैं। सर भी यहाँ बता रहे थे कि वही दिमाग में चलता रहता था, हर समय कल्पना होती, ऐसे कैसे हो गया। तो वो है एक्टिव रीडिंग, और वो आएगी उसकी आदत। और फिर एक सर ने बोला पढ़ने की आदत पड़ी हमें, तो हमारे बच्चों के साथ क्या है, पढ़ने की आदत नहीं बन रही है ना। तो हम लोग पढ़ने से कैसे जुड़े? हमारे पास इतना सारा एक्सपोजर था, इतनी सारी किताबें हमारे बचपन में थी, हम उनसे जुड़े, हमने पढ़ना सीखा, समझ के पढ़ना सीखा। और अब अगर कोई हमको कहे कि वो स्टोरी किताब सुना दो, आप बच्चे से भी ये ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे को एक बार किताब पढ़ा दी, चल भाई बता इस किताब में क्या था। वो शॉर्ट में अगर अपने शब्दों में आपको बता पा रहा है, तो उसकी रीडिंग उसके दिमाग से कनेक्ट हो रही है। अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो वो सिर्फ डिकोडिंग है उसको। वो भी शिक्षा से संबंधित लेख हम पढ़ रहे हैं, विषयों से संबंधित लेख हम पढ़ चुके हैं, और 100 से ऊपर किताबें अब प्रेजेंट में मैं भी पढ़ चुकी हूँ। और साथियों के साथ पढ़ना अब लगातार चल रहा है, और वही चीज़ मैं अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। मुझे अवा, क, ख, 12 खड़ी पर उनके साथ काम नहीं करना पड़ता है। कक्षा 5 तक मेरे बच्चे हैं, तो हिंदी में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने ये मीटिंग भी इसीलिए रखी है कि हम अपने जो हमने पढ़ा है उसको कनेक्ट करें अपने सीखने से, और फिर उसको अपने विद्यालय में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी सर लोग आपको इसके बारे में, बाकी सर इसका समीकरण करेंगे। सर कुछ जोड़ेंगे? इसका क्या जोड़ेंगे, मुझे लग रहा कि सही कह रही हैं। और हमारा भी मतलब लोग बता रहे पहले पढ़ना शुरू, हमारा तो जब मैं टीचर बना इसके बाद से रियल पढ़ना शुरू हुआ। और उसमें भी जब फाउंडेशन के कुछ लोग विद्वान साथियों के संपर्क में आया तब पढ़ना शुरू हुआ। और धुआंधार पढ़ना जब शुरू हुआ, जब कोरोना काल में सृजन समूह गठन किया गया। हम 20, 25, 30 लोग थे जो जिले भर से थे, जो पढ़ने लिखने थोड़े शौकीन थे। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला आज भी थमा नहीं है, लगातार पढ़ रहे हैं। और उससे हुआ क्या कि शिक्षा का जो बड़ा परिदृश्य है, एक माने हो गया ठीक हम नवोदन पास करा देंगे, हम उसको कोई अच्छे नंबर ला देंगे, वो क्लास में टॉप कर जाएगा। वो सब पढ़ने से समझ में आया शिक्षा का तो बड़ा परिदृश्य कुछ अलग है। हमें लोकतांत्रिक नागरिक बनाने की प्रक्रिया में है, ये हम एक कैसा खुद से सोचने समझने वाला नागरिक बना रहे हैं ना, वो चीजें जब समझ में आनी शुरू हुई। और फिर उसका सबसे बड़ा प्रश्न ये कि कैसे, ठीक हमने समझ लिया, सैद्धांतिक बातें हम समझ लेते हैं, और हमारे जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं उनमें कुछ बात कही जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो काफी होते हैं, उन पे मतलब फीडबैक नहीं होता, और वो सैद्धांतिक समझ हमारी व्यवहारिक समझ में कभी तब्दील हो नहीं पाती है जब तक उस पर निरंतर बात ना हो। ठीक है, इस सप्ताह हमने कोई एक आलेख पढ़ा, अब हम कुछ काम कर रहे होंगे, फिर हम अगले उस पर बातचीत कर रहे होंगे,
तो हमारा पेशा, मुझे लग रहा है उससे समझ आया कि हमारा पेशा निरंतर पढ़ने की मांग करता है, लगातार। कृष्ण कुमार जी इसको कहते हैं कि हर पेशा एक अलग तरीके की चुनौती है और मांग करता है किसी काम की। तो शिक्षक पेशा जो है वो लगातार पढ़ते रहने, पढ़ने नहीं, लगातार पढ़ते रहने की मांग करता है। और यहाँ पढ़े लिखे, जैसे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो पढ़ा लिखा कहने में लग रहा है गुजरे जमाने चीज है, कभी पढ़े लिखे होंगे भाई। तो यहाँ मुझे लग रहा है पढ़े लिखे लोगों की तो नहीं, पढ़ते लिखते लोगों की जरूरत है। क्योंकि जब हम पढ़े लिखे पढ़ते हैं, कोई एक समय अंतराल हो गया होता है और उस समय ढेर सारी मान्यताएं टूट गई होती, नई चीजें जुड़ गई होती, नई रिसर्च आई होती है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियां अपने जमाने में रही होंगी, लेकिन आज कहानियों का प्रारूप बिल्कुल बदल गया है। उदयन वाजपेयी कैसे लिख रहे हैं, कविता कैसी लिखी जाती थी, हम उस भक्ति काल और वीर गाथा काल, और आज कविता कैसे लिखी जा रही है। तो ये सब चीजें हमको कहाँ से आएंगी? इसलिए मुझे लग रहा है पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। और बिना पढ़े लिखे अगर हम क्लास में जाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि हम पढ़ाते हैं, हम कुछ बता रहे होते हैं, हमें कुछ, और हम उसको इतना संकीर्ण प्रक्रिया मार रहे होते हैं, मुझे कुछ पता है और मैं आपको कुछ बता दूंगा। जबकि मुझे कुछ पता है और बता देने से अगर सीखना हो रहा होता तो इतना चुनौतीपूर्ण काम होता ही नहीं। जॉन होल्ट कहता है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और एक कठिन प्रक्रिया है। अगर बता देने भर से काम चल जाता, भाई सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो, माता पिता की सेवा करो, अगर एक कह देने से कोई सीख जाता तो शिक्षा इतनी जटिल प्रक्रिया ना होती। इससे सीखना होता नहीं। दरअसल में सीखना कहीं होता है जब लगातार संवाद हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, और वो संवाद हमको कहीं आता है लगातार, हम जो करंट में लिखा जा रहा है। भाई हृदयकांत दीवान क्या लिख रहे हैं, रोहित धनकर क्या लिख रहे हैं, कृष्ण कुमार जी क्या लिख रहे हैं, रमेश दवे क्या लिख रहे हैं, जॉन होल्ट क्या लिख रहा है, जॉन डीवी क्या लिख रहा है, सिल्विया एस्टन वार्नर क्या लिख रही हैं, गिजू भाई एक तरफ 1930 में जिस मुहिम के लिए आज हम पूछ रहे हैं कि बच्चों से जुड़ाव हो, आपको बॉन्डिंग हो, बच्चों पहले आप समझें, ये बात 1930 में गिजू भाई कर रहे हैं और हम तक आज दिवा स्वप्न पहुंच रही है। 30-31 साल हो गए मुझे अध्यापक बने, जब मैं सृजन समूह से जुड़ा तब दिवा स्वप्न मेरे सामने आ रही है, तब तो चांद मेरे सामने आ रही है। क्या ऐसे युवाओं के सामने नहीं आनी चाहिए वो, है ना? तो वो सब हमसे काफी दूर रहता है। और हमारे यहाँ पढ़ना और पढ़ाई, कृष्ण कुमार की एक किताब है, जरूर पढ़िएगा आप लोग, पढ़ना जरा सोचना, उसमें भी पढ़ना और पढ़ाई में अंतर करते हैं। तो हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो परीक्षा में नंबर लाने के लिए, सिस्टम में फिट होने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो एक पढ़ाई है, वो हम रट रहे होते हैं, उसको समझ नहीं रहे होते हैं, और हमारा लगातार ध्यान इस बात होता है कि परीक्षा में क्या आएगा, उस चीज को मैं पढ़ डालूं। अगर निर्मला उपन्यास भी किसी ने अगर पढ़ा होगा उस दौरान जब वो क्लास में लगा हुआ होगा, इन्होंने दिवा स्वप्न पढ़ी है, तो इनका नजरिया पक्का पढ़ने की रहा होगा, इसमें से सवाल क्या पूछा जाएगा। जबकि आज ये वही किताब पढ़ेंगे, मैं वो किताब पढ़ूंगा, तो उसमें मैं अपने, मेरे लिए क्या है, मैं एक टीचर हूं तो मेरे लिए क्या है, मैं तलाश रहा हूंगा। तो पढ़ना और पढ़ाई में ही अंतर है। पढ़ाई हम कर रहे होते हैं किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए, और पढ़ रहे होते हैं हम खुद की समझ विकसित करने के लिए। आज कि मेरे लिए उसके मायने क्या है, तो मुझे लग रहा है मेरी तो यही समझ में आए, भाई ये जो पेशा है ये निरंतर पढ़ने की मांग करता है, लगातार पढ़ने की मांग करता है, और संवाद की भी मांग करता है। ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया, मुझे कोई साथी भी चाहिए होगा, कोई सर चाहिए होंगे, कोई मैडम चाहिए होंगी जिनसे मैं उसमें बातचीत कर रहा हूँ कि भाई मैं ये कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम अपने साथियों से बहुत ज्यादा सीखते हैं। सृजन समूह जो बार बार बात कह रही हूँ, तो उसमें खासियत यही थी कि जिले के 20-25-30 लोग थे, उसमें साथियों से बहुत सीखते थे। ठीक है, वो वीडियो बना के डालेंगी तो हम उस वीडियो को देखेंगे, भाई क्या बात है, फिर हम उनको सलाह, उस दिन आपने वीडियो डाला, मैं उस पर आपको सलाह देने वाला हूँ, आप आखिर में भटक गए थे। और ये हमको सृजन समूह ने हमको क्षमता दी है कि हम अपनी समालोचना को सुन पाए, और जो समालोचक हमारा होता है वो ही सबसे अच्छा मित्र मानने लगे। वरना हमारे पूरे शिक्षा विभाग में ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि आप क्लासरूम में ठीक नहीं कर रहे थे, या ये और करते तो बहुत अच्छा होता है, ये सुनने की हमें क्षमता नहीं है। लेकिन सृजन समूह ने आज मुझे क्षमता दी है सुनने की, मैं उस बात को स्वीकार कर पाऊं, और कोई मुझे सलाह दे पाए उसको सहर्ष स्वीकार करूं और करके देखूं, फिर संवाद करूं, भाई ये तो आपने ठीक चीज बताई थी, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो ये तो संवाद आपस में बना है विषय, ये बड़ी बात है। और जो मैं कह रही थी कि बहुत चर्चा है पूरे उत्तर भारत में, पूरी बेल्ट में हमारे यहाँ पाठकों का बहुत बड़ा टोटा है। सही बात है। जो नीपा की बात कह रही थी, नीपा 29 राज्यों के वहाँ करीब 40-45 टीचर थे,
और दक्षिण और उत्तर भारत बिल्कुल दो अलग नजर आ रहे थे। वहाँ वास्तव में पाठक हैं। हम केरला की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इधर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जबरदस्त पाठक हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में पाठक नहीं है टीचर, और उसका खामियाजा हमारी क्लासरूम नहीं, हमारा पूरा समाज भुगत रहा है। तो ये पढ़ना जो मुझे लग रहा है कि खुद के जीवन को संवारने के लिए एक कला है, वो कहीं आ जाती है, हमें वो क्षमता आ जाती है कि हम अपना जीवन कैसे अच्छे जिए और मेरा जीवन किस लिए है। तो वो मुझे लग रहा है सिलसिला, और शुरू हुआ अच्छी बात है। और शुरू में चीज़ें बीज रूप में ही होती हैं। मैंने कृष्ण कुमार जी का पढ़ा कि शुरू में जो चीज़ें होती बीज रूप में ही होती, और वो कभी विचार का विषय बन जाती हैं। तो सृजन समूह विचार शिक्षक प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी विकास का एक विषय बन गया है। चाहे वो निधि गुलाटी हो दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे हृदयकांत दीवान हो, अभी कृष्ण कुमार जी से बात हुई है, चाहे वो हों या गुरबचन सर हों, ये सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई ये डाइट के प्रशिक्षण और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण ये शिक्षक विकास के लिए नाकाफी हैं, जब तक शिक्षक स्वेच्छा से इसके लिए अवेयर ना हो कि वो कुछ चीज़ें साथ साथ पढ़ेंगे और विचार करें। तो इसी बात को लेके मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज हम मुझे लग रहा पढ़ेंगे कुछ, ठीक रहेगा। यानी कि मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें चर्चा भी हो और उसकी साझेदारी भी हो, दो चीजें उसमें मतलब कंटिन्यू होती रहे, तभी जाके जो है हम उसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे। समझ गए। ठीक है, उसकी पंक्तियां सुनाता हूँ। वो पढ़ने को लेके थोड़ा वो जीवन मधुशाला वो अलग संदर्भ है जो बच्चन जी ने लिखा, उसको संदर्भ मैं उसको अलग अर्थ में ले रहा हूँ। क्यों कहा जाता है कविता का अर्थ बताना होता है, उसकी छीछा लेकर कर देना। समझने वाले समझने दो भाई, लेखक ये क्या, कौन क्या अर्थ निकालेगा। कोई किताब जितनी बार पढ़ी जाती उतनी बार लिखी जाती है। तो मधुशाला की कुछ पंक्तियां मैं इस संदर्भ में ले रहा हूँ, पढ़ने के संदर्भ में। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्षित कंपित कर से जिसने हाँ न छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़कर लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। इसको मैं पढ़ने के अर्थ में ले रहा हूँ। वास्तव में अगर जिसने पढ़ना नहीं सीखा जीवन में तो जीवन बहुत ही अधूरा है। और ये बात मैं किसी की कही हुई नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया मैं ठेठ देहाती व्यक्ति था, बिल्कुल पाठक नहीं था, लेकिन जिसे पढ़ना जीवन में आ गया। मेरी पत्नी इतनी किताबें पढ़ती, वो कहीं उनसे पूछना, उन्होंने डायरी बना रखी है, वो 5-7 पढ़ी हुई, ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन वो जबरदस्त किताबें पढ़ती हैं। और हमारा पूरा परिवार बदल गया रखे पढ़ने से, मतलब सोचने अलग हो गया है, जीवन दृष्टि बदल गई है कि वो प्लाट खरीदना, वो जोड़ना, वो तामझाम, वो इसकी बुराई, वो उसकी बुराई, वो सब कहाँ दूर चली गई वो चीजें। जीवन जीने का आनंद आ गया, मतलब उस साहित्य से, उस पढ़ने से। और हमारे बच्चों में भी कोई बच्चे हमारे ठेठ देहाती वाला वो भाषा बोलते हैं, पीलीभीत वाली, उत्तर प्रदेश वाली। पड़ोसी पूछते हैं यार बच्चे कहाँ तुम्हारे पढ़ते हैं? बेटे IIT खड़गपुर में, आजकल IIT गुवाहाटी PhD उसका, ठेठ अपनी भाषा बोलती है, भाषा में बहुत बात होती है। हमारे पीछे तिवारी जी हैं विद्युत वाले, वो पूछते सर आपने बीज कैसे बना रखा है, यानी अपनी भाषा का। हम बहुत चिंतित होते भाषा को लेके। परसों वीडियो डाला था मैंने, बंगाली समुदाय की बच्ची थी, शानदार हिंदी बोल रही थी, सबने वीडियो देखा, लेकिन मैंने नीचे सवाल करा ये बच्ची किस समुदाय के, तो वो बताती बंगाली समुदाय के। तो हम भाषा को मतलब संरक्षित करे रहें, बचाए रहें। कैसे बचेगी? शुरुआत खुद से नहीं करेंगे तब कहाँ की बचेगी? तो मुझे मधुशाला की पंक्तियां याद आ रही थी। और दूसरा एक शब्द और याद आ रहा था कि हमारे विकास के लिए चिंतित वो थोड़ी होंगे। हम टीचर हैं, हमारा कर्म इसमें लिखा है। टीचर का कर्म के धर्म क्या है? उसका धर्म तो पढ़ाना है, बच्चों से बातचीत करना है। तो अपने धर्म को निखारने के लिए, अपने कर्म को निखारने के लिए, स्व विकास करने के लिए हम चिंतित नहीं होंगे। और संयोग से हम सब चिंतित हैं, है ना? या उनके प्रयास से हम सब चिंतित हैं, या अपने प्रयास से हम सब चिंतित हैं जो छुट्टी में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये दो ही बातें मुझे कहनी थी। और स्व विकास के लिए दूसरे एक और, जब हम ऐसे किसी समूह से जुड़ते हैं तब हमें रास्ते पता लगते हैं। जैसे पढ़ने की बात बहुत कही जा रही है, हमने एक लेख पढ़ा। अब हमारे लायक क्या, बहुत लिखा गया है, दुनिया भर के पुस्तकालय लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरा स्वाद क्या है, मेरी जरूरत क्या है, ये कब छांटे पाएंगे? कहीं आप लाइब्रेरी में चले जाइए, दिल्ली बुक फेयर में चले जाइए, इतनी किताबें, अब आप अपने लिए क्या छांटेंगे? तो वो चीज
कहीं आप जुड़े होंगे, कहीं ऐसी बातचीत में जुड़े होंगे जैसे शिक्षक पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। कितने लोगों ने पढ़ा है सर? पढ़ा आपने पढ़ा सर? आपने पढ़ा होगा, कम लोग होंगे। यानी हम तो यहाँ बहुत छटे हुए लोग बैठे हैं जो इसके लिए चिंतित बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे व्यापक शिक्षक समुदाय बात करें तो याद है किसने पढ़ा होगा? लगभग नहीं। तो अपने लायक सामग्री छांट पाना ये बड़ी बात होती है। एक और लेख मैं सजेस्ट करूंगा, मैं भेजूंगा, अच्छे शिक्षक के मायने। कमल महेंद्रू की एक लेख है। हर कोई कह रहा मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, लेकिन अच्छे शिक्षक कहेंगे किसको? किसी शिक्षाविद कैसे सोचता है कि अच्छा शिक्षक क्या है? कमल महेंद्रू की लेख है, मुझे बहुत भाता है, मैं कभी भेजूंगा। और एक हृदयकांत दीवान की लेख है, शिक्षक कर्म और इसके लिए तैयारी। शिक्षक कर्म और इसके लिए तैयारी, ये हृदयकांत दीवान का है। हृदयकांत दीवान देश के बड़े शिक्षाविद हैं। अगर हम 4-5 नाम लेंगे तो उनका नाम जरूर हमको लेना पड़ेगा ना। हम कृष्ण कुमार के नाम ले सकते हैं, इसके बाद हृदयकांत दीवान का ही लेंगे, या अनिल सतगोपाल का नाम लेंगे, या रमेश दवे का नाम लेंगे ना, तो उनका नाम हमको लेना पड़ेगा। तो हमारे लायक सामग्री क्या है वो मुझे लग रहा है ऐसी चर्चाओं में जब हम जुड़ते हैं कि लेख शिक्षक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आज यहाँ आया कल और जगह फैलेगा, परसों और जगह फैलेगा, इसलिए इस तरीके की चर्चाएं मुझे लग रहा है जरूरी है। और हम महीने में उम्मीद करते हैं कि एक बार हम लोग इस तरीके की जुड़े बैठें, बातचीत करें और कुछ पढ़ें। बस ये कहना था मुझे। अभी जो सबने बात की है कि मतलब क्या पढ़े, ये जानने करने की बात और जिम्मेदारी की बात, तो इसमें है वो कह रहे हैं पानी जी, शिक्षक क्या पढ़े, क्यों पढ़े, यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। पढ़ने की आदत हो तो कई प्रकार से लाभकारी है। पढ़ने की आदत ही नहीं तो शिक्षक क्या प्राप्त करेगा और क्या देगा। देने की जरूरत शिक्षक को जब जब भी होती है वह टुकुर टुकुर देखता रहता है, बर्तनी नहीं जानता, शब्द भंडार नहीं, अपने विषय का पूरा ज्ञान नहीं, दुनिया का हाल उसने जाना नहीं, सामान्य ज्ञान की फिक्र उसने की नहीं, समाज के बनते बिगड़ते स्वरूप पर नजर उसने रखी नहीं, देश के आर्थिक सामाजिक विकास का ताना बाना उसने समझा नहीं, पिछला इतिहास कैसे बना और आगे इतिहास बनाने को हमें क्या करना है, इस पर क्षण भर भी सोचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की किसी भी विषय में कोई राय नहीं हो सकती, किसी भी चर्चा में वो सम्मिलित नहीं हो सकता। शिक्षक की जिम्मेदारी बड़ी है, समाज सुधार भी उसका धर्म है और व्यक्तित्व का चरित्र और व्यक्तित्व भी उसका धर्म है। वह सोचे कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी विस्तृत है। वह सोचेगा तो वह जानेगा। कब सोचेगा, कैसे सोचेगा, सोचने का उत्प्रेरक कौन होगा और सोचने का आधार क्या होगा। धर्म कहो, उत्तरदायित्व कहो, चाहे जिम्मेदारी कहो, कुछ ऐसा हो जो हमें आगे बढ़ाता है और सही दिशा दिखाता है। ये इसी के अंश हैं। तो इस विषय में यदि इस जो बातचीत हुई है तो टाइम तो काफी हो गया और इतने कम समय में हम इसको इतने बारीकी से नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस आपको ये बातचीत कैसी लगी, इस विषय में आपकी कोई टिप्पणी हो, कुछ सुझाव है तो आमंत्रित है, आप स्वेच्छा से अपनी राय दे सकते हैं। और आगे इसके विषय में क्या कहना है, आगे इसको कंटिन्यू किया जाए, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बहुत संक्षेप में अपनी बात रख सकते हैं। इनमें कंसिडर जैसे करना चाहिए क्योंकि वैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, वॉलंटरी हैं, मतलब कोई किसी के प्रेशर में या कोई डिपार्टमेंट ट्रेनिंग तो उससे नहीं है, अपनी स्वेच्छा से। हाँ, थोड़ा मतलब और इसमें मतलब अगर हम वो हो जाए थोड़ा, इसका अभी शायद प्रचार प्रसार उतना हो नहीं पाया। बाकी जो ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उसके माध्यम से थोड़ा टेक्नोलॉजी भी आ जाए। हम खटीमा में करते हैं। आप खटीमा तो ये हम लोग तो घर में बैठने शुरुआत की इस तरीके से नहीं, पहले हम लोग खुद के घर से शुरुआत की, मतलब उनके अपने घर में बैठ रहे हैं, उनके घर में बैठ रहे हैं, किसी दिवाली के घर में बैठ रहे हैं, इस तरीके से शुरुआत की। उसमें ये क्या करूं, फिर क्या करना है मुझे, उसी को देने मुझे लगा हुआ हूँ। बताओ तो सर क्या क्या तो लाइब्रेरी को कैसे यूज करूँ, क्या करूँ। अच्छा, ये लोग कर रहे हैं तो मैं कैसे करूँ, मैं तो उसी में सोच रहा हूँ। वही जगह है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी हेल्प कौन करेगा, और इनको तो फुर्सत है नहीं। सर आ जाऊंगा एक दिन, जिस दिन बताओ आप आता हूँ। तो अच्छा, मैं तो यही चाह रहा था कि अपने मन से कोई बोल दे तो अच्छा है। नहीं मन से बोल दिया सर, क्या बात है। ये पढ़ेगा नहीं तो ना तो उसको अपने सब्जेक्ट की जानकारी आएगी, ना उसको और चीजों की जानकारी होगी, ना उसका बर्तनी बढ़ेगी। अगर हम कहें तो भाषा भी, बहुत सारे लोगों की भाषा बहुत परिपक्व नहीं है तो बोलने में हिचकते हैं।
तो वो भी तभी आएगा जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे, है ना। तो हमारी भाषा भी स्ट्रॉन्ग तभी, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अगर आप सोचे कि ये तो हिंदी की बात करें, इंग्लिश भी सेम वे में ही जाती है। आप अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाएं रख दीजिए, अंग्रेजी की स्टोरी बुक्स रख दीजिए, अंग्रेजी का मटेरियल, इतना एक्सपोजर दे दीजिए लाइब्रेरी का बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना। कुछ बच्चे अच्छे हैं तो हम कम से कम अच्छे बच्चों के लिए तो हम काम कर लें। जैसे अभी 3 बच्चे, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी उनकी, 3 बच्चों के लेख छप गए अभी उसमें चकमक में, तो मुझे इतनी खुश। सारी उधर बच्चे जो थारुआ है उनकी जो लैंग्वेज है पूरा कन्वर्ट करवा दिया, बरखा सीरीज को पूरे थारू में कन्वर्ट करा दी, भोजपुरी में कन्वर्ट करा दी। इतनी मोटी फाइल लड़कियों ने कराया, 5 में 4 में पढ़ने वाली मटेरियल हर जगह, चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, बस उनको एक्सपोजर देना है जगह। स्वाध्याय कितना जरूरी है, मतलब बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें उन लेखों में, उन किताबों में मिल जाएंगे। अगर हम पढ़ने की आदत होगी तो कभी ना कभी कोई किताबें ऐसी हमारे सामने आएगी जिससे हम जूझ रहे हैं। जैसे चौहान सर्किट में उधेड़ गुनमाऊ, एक बार सर को कुछ उस तरह का लेख मिलेगा ना जब, तो वो उससे बाहर निकल आएंगे। शायद कभी मुझे भी मिला ऐसा ही, और मैंने पढ़ी, मैं आपको बताऊं, उम्मीद का रंग मैं लेकर आई हूँ बुक। उसमें सारे टीचर्स के अनुभव हैं, जो ऐसे टीचर्स जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे थे, सब कुछ उनके अपोज था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया उनकी। तो ये हमें ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे, जब हमारे अंदर पोटेंशियल होगा तो हम बच्चों को देंगे। और सुझाव है कि जैसे सितारगंज में कह ही रहा था सर से, सितारगंज में हम संडे को और करते ही हैं, घर में भी कहते दिन भर क्या करो जहाँ जाता हुआ समय, और अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करें तो ये अच्छी बात है। और तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैम सर सब लोगों का धन्यवाद, और आप सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बताएं कि क्या इसको अगले महीने कंटिन्यू किया जाए। कामों में इंटरेस्ट जगाने बच्चों के, तो उसी के लिए हम मिल करके हर महीने काम कर सकते हैं। आप सुनाओगे एक? अच्छा, एक हमारे पास कहानी है फराजीत की, ई की मात्रा, ये बिटिया रानी पढ़ के सुनाएंगी, अब सब थोड़ा बोलना है और ऊपर बढ़ा लेना है, इसके बाद खत्म करेंगे हम। जरा सी, बिल्कुल जरा सी। ई की मात्रा, हाँ सुनाओ, बहुत छोटी है। ई की मात्रा सब जगह लगती जा रही थी, चुम्मो सुबह सुबह गाजर खा रही थी, तभी ई की मात्रा गाजर से जा लगी और चुम्मो का दुपट्टा गाजरी हो गया। चुम्मो बड़ी खुशी मुस्कान देख गई। देख ई की मात्रा बिंदु के पैर में लगी चोट से जा चुकी और उसकी एक लंबी चोटी उग आई। चुम्बो की तरह बिंदु भी मुस्काई। अब क्या था, ई की मात्रा फूली न समाई। उसने अमीर दादी के कुर्ते में लगी गोट के गोटी बनाई और दादा की चिकनी दाढ़ में दाढ़ी उगाई। बकरी बर्फ खा रही थी, उसको बर्फी खिलाई। घनेरी घड़ा लेकर जा रही थी, उसको घड़ी पहनाई। की मात्रा कहीं भी लग जाती और नए नए खाती। पहल तो लोगों को मजा आया, पर अब वो उससे जरा घबराने लगे। एक दिन जब मरियम हाथ में मेहंदी लगा रही थी, उसके हाथ का हाथी बन गया और हाथी को लगाने के लिए मेहंदी कम पड़ गई। इसी बीच बनवारी लाल के घर बेटा पैदा हुआ। बनवारी लड्डू मिठाई बांट कर आया ही था कि ई की मात्रा मंडराने लगी। बनवारी परेशान, ई से बचने के लिए उसने कई टिकड़ने लगाई। आस पड़ोस वालों को सुझाने पर उसने घर से चूड़ी, बिंदी, कजरोटी, यहाँ तक कि आईना भी हटा दिया। ई की मात्रा फिर भी न मानी। बच्चे की 13वीं सालगिरह पर घर में बहुत धूमधाम थी। तभी बनवारी ने ई से कहा जरा मेरी बेटी को बुलाइए, उसके लिए तोहफे में माला लाया हूँ। अब कुमारी ने ई से कहा जरा मेरी बेटी को बुलाइयो,
उसके लिए तोहफे में माला लाया हूँ, और हाँ तुम इससे मत चिपक जाना। तो ई की मात्रा पढ़ाने की बात कह रहे थे, तो मैं ठीक है।